हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। कैसी चल रही है पढ़ाई? ऑनेस्टली अपने आप से खुद से बताओ कैसा चल रहा है कि सर अभी तक जितने भी हुए, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चाहे चार्ल्स लॉ हो, चाहे गेलुजाक्स लॉ हो, चाहे एवोगाड्रोस लॉ हो, और चाहे आइडियल गैस इक्वेशन हो। सर लास्ट क्लास में मैंने आपको संडे के टेस्ट में जो बचा हुआ पोर्शन था कि सर पीपीएम पीपीबी क्या होता है, बस बहुत छोटी चीज़ है, मास अपॉन मोलर मास अपॉन टोटल मास इंटू 10 की पावर 6 करना था। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। सो अभी तक सबका आइडियल गैस इक्वेशन मतलब चैप्टर का जो मेजर था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन, जो इस साल का भी क्वेश्चन मैंने नीट 2022 का क्वेश्चन किया था, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा भी है 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। मुझे इस बात पे डाउट नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बहुत ही देखो, तुम यहाँ आए हो, मैं लास्ट क्लास में ही बोल रहा था कि 1.5 घंटे या शाहरुख खान की मूवी नहीं चल रही, तब भी तुम बैठ के अगर देख रहे हो, ठीक है ना, हमें झेल रहे हो कि यार, तो कहीं ना इरादा बहुत तगड़ा है। तो उस इरादे को और उस एम को ना, मंजिल को पाने के लिए जितना हो सकता है काम करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम सब लोग न्यूमेरिकल्स में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब चीज़ें कर चुके हैं। तो आज अपना चैप्टर कैसे साइड में जाएगा, किस तरह से और चीज़ें लेके आएगा, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले दो चीज़ें मेजर पढ़ने वाले, एक डॉल्टन्स लॉ पे, जिसका जस्ट इसी साल क्वेश्चन आया है, वो भी क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड करोगे। और दूसरा लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लॉ ऑफ इफ्यूजन, ये सब क्या होते हैं, ग्राम्स लॉ क्या होता है, ये सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्लास में केटीजी शुरू हो जाएगी, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, न्यूमेरिकल्स थोड़े कम हो जाएंगे। उसके बाद कल मतलब नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास सारे के सारे टाइप्स ऑफ स्पीड आ जाएगी, और चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे आ जाएगा। रियल गैस एनालिसिस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे। फिर मेरे से कोई पूछता है सर, अभी क्या है कि मैं रिसेंटली किसी कन्वर्सेशन हो रही थी, तो ऑफलाइन में एक बच्चे का था कि सर अब तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन के क्वेश्चंस जल्दी मतलब एनसीईआरटी में हटा दिए हैं, या एनसीईआरटी में नहीं है, तो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। देख भाई, जो बेसिक सिलेबस है ना, उसको तो करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन नहीं दिया है डायरेक्टली एनसीईआरटी में ना, कि ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर में, लेकिन वो वर्ड बार बार यूज करता है। वो वर्ड बार बार यूज कर लेगा, वो जब भी जाओगे आगे जाके उसमें आगे स्टेट्स ऑफ मैटर के आगे जाओगे तो बार बार यूज कर लेगा कि हाइड्रोजन गैस जल्दी डिफ्यूज होता है। तो भाई एनसीईआरटी क्या करता है ना, बाउंड्री खींच के दे देता है। आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है तो नहीं करना है। सर ठीक है, कुछ फालतू की चीजें नहीं करनी है, लेकिन हाँ, एनसीईआरटी जहाँ पे बाउंड्री खींच के देता है वहां तक करनी पड़ेगी। जैसे एनसीईआरटी कभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कभी नहीं बोलता सॉल्व करो, लेकिन हाँ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यार अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगा तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए मैं कर लूँ, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसने लिखा है तो ऑब्वियस उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक सिलेबस आउटलाइन है, तो आप ज्यादा इधर उधर नहीं भटको, थोड़ा सा भरोसा रखो, जो चल रही है क्लासेस उसके ऊपर फोकस करते रहो। ओके, तो आज हम लोग पहले एक काम करेंगे। अभी तक मेरे पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे मेरे पास बहुत सारी चीजें हमने कर रखी हैं, तो मुझे फटाफट चुटकियों में सब लोग, सबने, इवन कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था 3 लाइंस खींचनी है, एक में बॉयल्स बनाना, एक में चार्ल्स बनाना और गेलुजाक्स, ये 3 लोगों का हमेशा स्टेटमेंट सही करना है। बहुत सारे बच्चों का मैं देखा कमेंट में कि हाँ सर हमने किया है, या कुछ लोगों को मैं मैसेज देख रहा था कि कुछ लोग मैसेज में भी मुझे रिप्लाई कर रहे थे, तो वहां पे भी आ रहा था। बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने नहीं किया भाई प्लीज करो, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, बाद में क्या होगा, आप दूसरे का फॉर्मूला बुक रटते हो, आप दूसरे की फॉर्मूला बुक, या हो सकता है आपको हम ही लोग पीडब्ल्यू के फॉर्मूला बुक देना, तो आप उसको लेके याद करोगे, कोई जरूरत नहीं, आप अपना बनाओ ना, खुद का बनाओ। जो खुद से हाथ से लिखा होता है ना, ऑब्वियस लंबे टाइम तक याद रहता है, खूब लंबे टाइम तक याद रहेगा, तो इसलिए आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। आइडियल गैस तक हमने कर ली चीजें, तो एक काम करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से पहले अब सारी चीजें मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फिर से, और फिर हमारा जो फेवरेट पार्ट है, पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे की चीजें हम लोग आगे चलेंगे। चलो भाई, मुझे बताओगे फटाफट सर ये कौन सा लॉ था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कौन सा लॉ था? बॉयल्स लॉ था। सर सीधा सीधा लिख सकता हूँ, ये बॉयल्स लॉ है, और बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ के बारे में बात करूं तो सर यहाँ पे दो चीजें कांस्टेंट थी। कांस्टेंट क्या था? टेम्परेचर था। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या फिर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या फिर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाता है? फिर अगर बात करूं सर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एब्सोल्यूट स्केल के बराबर कौन सा? तो सर यहाँ पे कौन सा था? चार्ल्स लॉ था। यहाँ पे कौन सा था? चार्ल्स लॉ था। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? तो सर क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसके ग्राफ को क्या बोलते थे हम लोग? आइसोथर्म। और इसके ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोल देते। फिर किसने बोला सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर?
सर यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गेलुजाक्स लॉ। और गेलुजाक्स लॉ में अगर मैं बात करूँ तो ये वहाँ पे क्या कांस्टेंट है सर, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसीलिए इसके इसके अपने पास इसके ग्राफ को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोकोर ग्राफ बोल देते हैं, आइसोकोर। अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो पता भी चल जाएगा, जहाँ टेम्परेचर जिस प्रोसेस में मतलब कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग कि सर आइसोथर्मल है। सर जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबारिक बोल देते हैं, और जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तीन चीज़ें हो गई। फिर हमने लास्ट में क्या किया था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और इसको हमने रख दिया था एवोगाड्रोस लॉ में, एवोगाड्रोस लॉ में रख दिया था। और एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है कि सर यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट होंगे, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। फिर इन तीनों को हमने मिलाया और हमारे पास इक्वेशन आ गई पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और इसको हमने मिक्स करके फिर से एक नया तरीका बनाया, पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी। सर डेंसिटी ऑफ गैस भी निकाल सकता हूँ, और सर इसको भी अगर सही से देखें तो यहाँ से हमने वेपर डेंसिटी ऑफ गैस भी निकाल दिया था कि मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई क्या हो जाता है 2। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक कर ली हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी करे हैं हमने, चीज़ें भी करी हैं। तो एक काम करते, खजाने में कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आया हूँ, उसको देखते कौन कौन कितना अटेम्प्ट कर पाता है। पक्का? तो चलो स्टार्ट करें, खजाने के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो तुम लोग? पक्का? सर टाइम देखना, अपना टाइम नोट करना, वीडियो पॉज करना, टाइम नोट करना कितने देर में हो रहा है, लाइक स्टॉप वॉच रखो। जैसे ही मैंने बोला आप क्वेश्चन लिख लेना। कुछ लोगों का हाँ एक और डाउट था मेरे उसमें कि सर क्वेश्चन लिखने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन मत लिखो, ठीक है ना, नोट्स बना रहे हो आप बनाओ आराम से, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखने पे टाइम देना है। लेकिन मेरे हिसाब से ना आप कॉपी रखो, साइड में एक रफ पेज रखो। जैसे मैंने अभी बोला पहला क्वेश्चन करो, तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करके ना पहले रफ में करके देख लो कि यार मेरा आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है, मेरे साथ मैच कर रहा है, तो फिर आप आराम से वीडियो पॉज करके लिख लो क्वेश्चन, आंसर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला फोकस ये मत रखो कि मुझे क्वेश्चन लिखना है, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर आंसर निकालू, नहीं। आपने एक रफ पेज रखो, उस पर पहले कुछ न्यूमेरिकल करके चेक कर लो। रीजन की नीट एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का पैसा नहीं मिलेगा, ना ही उसमें नंबर मिलने वाले, ठीक है। क्वेश्चन लिखने का नहीं मिलने वाला कुछ भी, आंसर निकालने का मिलने वाला है, मार्क्स मिलेंगे +4 -1। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप पहले उस तरह से ट्राई करो, ठीक है। सब लोगों से फटाफट थोड़ा सा देखते हैं, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कौन कितने टाइम में करता है। चलो भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिल जाए तो भाई बताओगे मेरे सब लोग कैसे कैसे निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। कि वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे, वॉल्यूम पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है कि सर वॉल्यूम बताइए 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 0.821 एटीएम प्रेशर। कैसे निकालोगे? जो लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करे करते रहिए, और जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं, जो मेरे साथ सीख रहे हैं, वो लोग अपने पास साथ साथ में करते जाओ। इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। शायद देखो क्या आ जाएगा सर, n की वैल्यू कितनी होगी 2.8 अपॉन कितना हो जाएगा 28 कार्बन मोनोऑक्साइड का। r की वैल्यू क्या होती है 0.0821 होता है, और टेम्परेचर कितना है अपने पास 27 मतलब 300 हो गया, डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना है 0.821 है। सर अब सीधे सीधे चीज़ें हैं, यहाँ पे इसको कितना हो गया, ये 10 टाइम्स हो गया, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना हो गया 10 टाइम्स हो गया। तो सर 300 अपॉन 10 इंटू 10, सर आंसर कितना आ जाएगा 3 लीटर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो सर, सीधा सीधा आंसर निकालना शुरू करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप सर कैसे। अब देख लो किसने बोला सर आपको भाई 0.0821 था, ये 0.821 है। 1/12 था ना, शायद लास्ट क्लास में हमने किया भी था कि 25/3 लेते हैं 8.314 को, या फिर 0.0821 को क्या लेते हैं 1/12 लेते हैं। पक्का? तो सर देख लो ये क्वेश्चन करने में कितना ही टाइम लगने वाला है। नीट 2022 का क्वेश्चन तुमने किया हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन इस टाइप का है। सर सेम टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप ये देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन इन सब चीज़ों में, डॉल्टन्स लॉ में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। डॉल्टन्स लॉ तो पता नहीं क्या ही हो गया उसको, पागल हो चुका है एनटीए, लगातार ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। लगातार 3 साल से लगातार ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप देख लो, इस बार अपने पास इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, नीट 2022 में अपने पास इस तरह के क्वेश्चंस आए, तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, और वो एग्जाम का लेवल आपको ही पता चल रहा होगा, बहुत हाई नहीं जा रहा है, बस आपके स्पीड और एक्यूरेसी ज्यादा करनी है। पक्का? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं खजाने का, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कितना फास्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन आप सब लोग अटेम्प्ट करके देखिए।
ऐसा क्वेश्चन, ऐसे लंबा चौड़ा 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, सब लोग आसानी से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, पढ़ के देखो। इक्वल मास दिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन का, ये फर्स्ट चैप्टर से भी आप मूल कॉन्सेप्ट से भी अटेम्प्ट कर सकते थे, आप आसानी से कर सकते हो, एक बार चेक करो क्या दिया हुआ है। जो लोग वीडियो पॉज करके कर रहे हैं बेटा बहुत ही अच्छा है, आप ऐसे ही करते रहिए। जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं प्लीज देखो, इक्वल मास दिया है तो सर इक्वल मास सबका क्या ले लूंगा मैं, इक्वल मास दिया हुआ है तो सर इक्वल मास सबका क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लूँ, तो सर इसके मोल्स कितने हो गए, इसके मोल्स कितने हो गए x/2, इसके कितने हो गए x/32, और सर x बाई क्या आ गया 16 आ गया। सर इक्वल मास है, मोल्स का आ गया। अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो, भैया वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या हो जाएगा, यही रेशियो हो जाएगा। किसी को लगता है नहीं सर मैं तो निकालूंगा, भाई कर ले भाई, तू ऐसे ही निकाल ले। वॉल्यूम के लिए क्या करेगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करेगा। सर उससे कोई फायदा होगा क्या, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि 22.4 सब में कॉमन आएगा, सबको कैंसिल आउट कर दो। बचेगा क्या रेशियो, तो रेशियो में देख लो अपने पास x/2 is to x/32 is to x/16। कुछ लोगों को मैथ्स में यहां दिक्कत आती है कि सर ये रेशियो कैसे आएगा। देखो एक्स एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर लोगों को आता है सर रेशियो लेकिन कैसे आएगा। एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, मैथ्स में जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हो ना, तो इनवर्सली 1/2 1/4 ऐसे करके दिया हो, उस केस में रेशियो निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, इन सबका ना HCF देख लो, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट का नंबर कौन सा है, 32 है। एक काम करो सबको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 से मल्टीप्लाई करोगे इसका क्या हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 16:1:2, 16:1:2, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कभी भी कोई नंबर दिया है, अगर कभी भी कोई नंबर दिया है, जैसे एग्जाम हॉल में कहीं ऐसा दिया हो कि सर 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू सर 1/12 दिया हुआ है, तो आप कुछ नहीं, इन सब का नंबर क्या ले लो अपने पास, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर, कॉमन HCF निकालो, 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6:4:1। सर इससे जल्दी जल्दी रेशियो आ जाएगा पक्का। तो सर बेसिक मैथ्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है ये वाली, तो आपको इसलिए मैंने बताया, आप इक्वल मास दिया था, एक्स ले लो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो ऑब्वियस है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। पक्का। चलो भाई, खजाने का दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देखते। थोड़ा सा सब लोग वार्म अप कर चुके हैं, थोड़ा सा फ्लो में आ चुके हैं, तो थर्ड क्वेश्चन सब लोग आसानी से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन देखो अपने पास, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पास्कल्स में आंसर निकालना है, पास्कल्स में निकालना है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 2010 का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है, प्रेशर निकालना है। जल्दी, टेम्परेचर अपने पास 129 दिया हुआ है, सब कुछ किस में ले लूंगा अपने पास, मीटर क्यूब में दिया है तो मीटर क्यूब में पुट कर दूंगा, स्टैंडर्ड में पुट किया 8.314, इसका 402 हो गया। सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। अब जहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा सर कैलकुलेशन करनी है, मैं ना ऑप्शन देख रहा हूँ, मुझे ऑप्शन देख के पता चल रहा है एक 2 लाख है, एक 13,000 है, एक 41,000 है, एक 31,000 है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपल सिंपल सा कुछ लॉजिक लगाऊंगा। मैं पहले डेसिमल को सही कर लूंगा, डेसिमल को सही कर लूंगा, 3 डेसिमल नीचे आएंगे, 2 डेसिमल ऊपर जाएंगे, तो सर इसकी वैल्यू जो होगी ना, ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी, क्योंकि नीचे 3 डेसिमल आएंगे। और ये तो सर आप सीधा सीधा देख लो अपने पास, आप सीधा सीधा ये देखना शुरू करो कि सर ऊपर कितना हो गया। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये नीचे वाला 6 × 8 3 1 4 × 402 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 480 हो गया, 480 हो गया। अब एक काम कर लो, 402
8 6 जा कितना होता है 48। तो सर ये 48,000 50,000 के आसपास होगा, ये 48 या 50,000 के 8,314 इंटू 6 कितना होगा 50,000 के आसपास होगा। अब सर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 402 डिवाइड बाई 480, मतलब 50,000 के थोड़ा सा नीचे वाली वैल्यू, थोड़ी सी नीचे वाली वैल्यू कौन सी होगी अपने पास 41,648। क्यों? क्योंकि सर देखो ना सीधी सी बात है, ये 48,000 है और उसको कितने से डिवाइड कर रहे हो 402 डिवाइड बाई 480 कितना हो जाएगा 0.7 टाइम्स 0.8 टाइम्स यही होगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली देखोगे तो एग्जाम हॉल में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। एग्जाम हॉल में जब ऑप्शन बहुत दूर दूर होता है ना तो आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। किसी को लगता हो तो मैं करके भी दिखा देता हूँ, किसी को लग रहा होगा अरे सर नहीं, आप कैलकुलेटर यूज करके भी चेक कर लो। 6 इंटू 8314 इंटू 402 डिवाइडेड बाई 480, सर इसका 41,000 के आसपास ही आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ मुझे एग्जाम हॉल में क्यों टाइम वेस्ट करना है, मेरा आंसर सीधा सीधा दिख रहा है कि सर मैं इसके आसपास पुट कर लूंगा, ये मेरा क्या आ जाएगा पास्कल में आंसर आ जाएगा, बस हो गया। सर सीधा सीधा आपको रिलेशन याद रखना है बस, आपको कोई जरूरत नहीं सर मीटर क्यूब में है ये स्टैंडर्ड में पुट किया गया, सब कुछ स्टैंडर्ड पुट कर दो आंसर आएगा, पक्का हो जाएगा सर। ये सारा 2010 का क्वेश्चन है तो देख लो अपने पास जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना सर सारे के सारे एग्जाम हॉल के क्वेश्चंस हैं, और ट्राई करना तुम सब लोग कि भैया ये सारे क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग रहा है लगने दो। अगर पहली बार किसने किया हो अरे सर ये कैसे हुआ, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड में पुट किया जा रहा है, वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में लिया है मैंने सर, नंबर ऑफ मोल्स तो चलो 6/16 लिया ही लिया है, टेम्परेचर 402 ये जूल्स में लिया है, तो ऑब्वियस आंसर किस में आएगा पास्कल में आएगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, पक्का हो जाएगा सर। चलो अगला क्वेश्चन खजाने का देखना, अगला क्वेश्चन खजाने का देखना और ये वाला खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन कर सकते हो, तुम करना चाहोगे तो कर लोगे। ये क्वेश्चन सब लोग अपना अपना दिमाग लगाइए, ट्राई कीजिए, जिन लोग कर सकते हैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे सब लोग, जो लोग भी करना चाहते हैं एक बार देखो और इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा क्या ही करना है। 672 ग्राम ml ऑफ ऑक्सीजन और ओजोन गैस है मिक्सचर में है, दोनों का मास मिला के कितना है 1 ग्राम है। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ ओजोन बताओ। सर इस तरह क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो कैसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे हम लोग, थोड़ा देखना अपने पास। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना ले लूं Xml ले लूं, तो सर वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस कितना हो जाएगा, ओजोन गैस कितना हो जाएगा 672 माइनस Xml हो जाएगा, यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस, किसने बोला सर एक काम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया सर X/22400 ml हो गया। सर ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स, किसने बोला मास ऑफ O2 बताओ, मास ऑफ O2 कितना होगा, तो सर इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मास ऑफ O2 के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सर ये O2 का मास आ गया। किसने बोला सर ओजोन के मोल्स बताओ, तो ओजोन के मोल्स कितने आ जाएंगे 672 माइनस एक्स डिवाइड बाई 22400 ml, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मास ऑफ ओजोन बोला गया तो मास ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा सर, मास ऑफ ओजोन देखोगे, मास ऑफ ओजोन देखोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 48 ग्राम, यही होगा। सर आपने क्या किया, मैंने मान लिया कि भाई इसका Xml होगा, इसका कितना होगा 672 माइनस Xml। सर इसके केस में मास ऑफ O2 कैसे निकाला, नंबर ऑफ मोल्स आ गए गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22,400, सर वॉल्यूम आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया इससे, दोनों का मास का सम कितना दिया गया है 1 ग्राम दिया गया है, तो एक काम करो दोनों के मास का सम कितना दिया गया है 1 ग्राम दिया गया है, X/22400 इसको 32x लिख देता हूं, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 48 इंटू 672 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 22400 इज इक्वल्स टू कितना होगा 1 होगा। तो सर यहाँ से क्या आ गया 32x प्लस 48 672 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 22400। सर निकालने जाओगे अपने पास आपको ही पता चल जाएगा, अगर सही से निकालने जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 48 को 672 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 32,256 और माइनस 16x इज इक्वल्स टू 22400। इसमें से अगर 22400 में माइनस कर देता हूँ 400 माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास कौन सा
16x इज इक्वल्स टू 9856। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो 616। सर x क्या लिया था मैंने? x क्या लिया था? वॉल्यूम ऑफ O2 लिया हुआ था। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ गया? 616। वो वॉल्यूम ऑफ O2 नहीं पूछ रहा, वॉल्यूम ऑफ ओजोन पूछ रहा है। सर ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो जाएगा 616 ml, और वॉल्यूम ऑफ ओजोन पूछ रहा है तो सर कितना हो जाएगा? सर 672 में से कितना माइनस कर दीजिए? 616, 12 में 6 गया, ये 6 में से 1 गया 5, 56 ml। सर 56 ml कितना आंसर आ जाएगा? ओजोन का मास कितना हो जाएगा? 56 ml। तो ये जब चीजें निकाल के देख लो अपने पास, क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा है कि सर दो लोगों का मिक्सचर का वॉल्यूम कितना दिया है? 672 ml। दोनों के दोनों गैस है तो किसी एक का वॉल्यूम क्या ले लो? x ले लो। दूसरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 672 माइनस x हो जाएगा। उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ऑक्सीजन के निकालो, ओजोन के निकाले, फिर दोनों का मास निकाल दिया, ऐड करके क्या हो गया? 1 आ जाएगा। सोचो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम हॉल में, कितना फास्ट सोच पाओगे तुम। इसीलिए बोल रहा हूँ जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर आप न्यूमेरिकल्स देखते हो ना, उससे आपका इतना फायदा हो जाता है कि भाई एग्जाम हॉल में ना आपको पता होता है कि अब इस क्वेश्चन में ये सोचना है। उससे क्या है, एक बार टाइम बच जाएगा। आप पहली बार कर रहे होगे शायद आज लगा होगा अच्छा यार ऐसे भी करना है, लेकिन आप सोचो ना अगर आप प्रैक्टिस करते रहे, आप मेरे साथ साथ सीखते रहे, तो सर जब एंड होगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री ना, जब 12-13 चैप्टर हमारे एंड होंगे, तब तक हम ऐसे हो चुके होंगे कि यार इससे 12 से 15 क्वेश्चन ना आराम से, मतलब मैं ये चाहता हूं कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए हमारे अंदर कि सर 15 के 15 क्वेश्चन, अगर 16 के 16 क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन अगर फिजिकल केमिस्ट्री के आते हैं तो हम लोग वो 15 मिनट में या 10 मिनट में करके खत्म कर देंगे। पक्का? देख लो ये सारी चीजें हो जाएंगे, श्योर हो? अच्छा, मुझे किसने बोला कि सर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा प्रीवियस रिवाइज भी हो गया है तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन देखो अपने पास, ये क्वेश्चन सही 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 क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, आज मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं मान लो मैं भूल गया हूं, मुझे नहीं याद आ रहा, अब तुम एक काम करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए कि सर ये कैसे अटेम्प्ट होगा। सोचो, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, सोचो, सोचना काम है अपना। भाई सीधी सी बात है, डॉक्टर बनने के लिए हमें सोचना जरूरी है तो सोचेंगे। दो गैसेस हैं, आइडेंटिकल कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर का, प्रेशर और टेम्परेचर का। पक्का? टेम्परेचर प्रेशर इक्वल है, सही मतलब टेम्परेचर प्रेशर इक्वल है, इसका 2 ग्राम है, 0.44 मोल से लीटर से। मुझे एक सिंपल सी बात बताना, जब टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल होता है तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं ना कि सर वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स होगा, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। देखो अब जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, आपने अगर वीडियो पॉज करे कर लिया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको नॉर्मल लॉजिक बताता हूँ। दोनों के केस में टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो मतलब सर वॉल्यूम जो होगा, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ CO2 के बारे में बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगी, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होगा। सर एक काम करते हैं, अब इसी को उठा के कर लेते हैं काम। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है? 0.32 लीटर्स। इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 0.44 लीटर्स इज इक्वल्स टू, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास कितना है? 44, और इसका मोलर मास नहीं पता, 0.2 अपॉन m लिख सकता हूँ। देख ले बेटा, अब सॉल्व हो जाना चाहिए, अब तेरा सॉल्व हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आंसर अपने पास सॉल्व करके निकाल सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो इसका आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो इसका आंसर निकाल सकता हूँ, कैसे? तो सर कुछ नहीं, सर ये 4 दो डेसिमल से 2 डेसिमल गया, 32/44। सर ये 0.1 अपॉन 0.2 हो गया, और ये m ऊपर हो गया, 44 नीचे हो गया। सर 44 से 44 कैंसिल, डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल। सर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कितनी आ जाएगी? 64 ग्राम आ जाएगी। सर मोलर मास 64 ग्राम आ गया। किसका मोलर मास 64 है? सर मोलर मास 64 कौन सी गैस का है? SO2 गैस का है। मोलर मास 64 कौन सी गैस का है? SO2 गैस का है। आप आराम से निकाल सकते हो। तो सर देख लो, इस तरह के क्वेश्चंस ना कुछ नया नहीं लेके आएंगे, लेकिन हाँ देखने का एंगल, सर बार बार जो डर होता है ना, न्यूमेरिकल्स का जो डर होता है वो कहाँ से आता है? ऐसे ही तो छोटे छोटे क्वेश्चन में आप सब लोग डरते हो ना, अरे यार कभी कुछ सोचना है, कभी कुछ सोचना है। कैसे सोचा? बिकॉज सर प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम दिया हुआ है, आइडेंटिकल दिया हुआ है। प्रेशर एंड टेम्परेचर आइडेंटिकल है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, निकाल दो।
कोई बोले सर मैं तो 22.4 से कर रहा था, भाई इसमें नहीं बताया ना कौन सा टेम्परेचर कौन सा प्रेशर, तो कैसे ले लोगे? इसलिए हम सिंपल सा है, ये तो लगा ही सकते हैं एवोगाड्रोस लॉ, लगा दो एवोगाड्रोस लॉ, पक्का हो जाएगा। तो चलो अब देखो मेरे पास बेसिक्स में हमने सारे बेसिक लॉज कर लिए, आइडियल गैस इक्वेशन कर ली। आज क्या कर रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन के थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और थोड़ा सा और आगे क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा हमारे पास, हमें मिलेगा हमारी लाइफ में डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक शुरू होगा डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भाई साहब, मतलब ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हो गया है उन लोगों का। एनटीए वाले मतलब ऐसे इसके पीछे ही पड़ गए हैं कि भाई साहब ये तो मतलब हम लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं। अगर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं और तुम एक कमरे में हैं, ठीक है, मैं और तुम एक कमरे में हैं, ठीक है, और हम दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं कर रहे, हम लोग एक दूसरे को दे नहीं रहे। अगर मैं बोलूँ इस रूम में टोटल हम दोनों को मिला के इस रूम में टोटल 1,000 रुपये हैं, तो 1,000 रुपये किसके किसके होंगे? तुम्हारे कुछ होंगे, कुछ मेरे होंगे, ऐसा ही होगा ना। अगर हमने एक दूसरे को दिया नहीं, या हमने कोई नई चीज खरीदी नहीं, कुछ और खर्च किया नहीं, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? सर ये डॉल्टन्स लॉ ऐसे ही चीजों को रिलेट करता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये क्या करता है कि सर आपने, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हम और तुम दो लोग अगर एक रूम में बैठे हैं और हम दोनों को मिला के कोई बोले कि सर ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे और इन दोनों को मिला के टोटल कितना इस रूम में 1,000 रुपये है, तो इसका मतलब क्या होगा? 400 अगर मेरे पास है तो 600 तुम्हारे पास होगा, या 500 तुम्हारे पास है तो 500 मेरे पास होगा, यही मीनिंग होगा ना। क्यों? क्योंकि हमने किसी के साथ खर्च नहीं किया, हमने कोई आपस में झूठ नहीं बोला, हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं तो हमने झूठ नहीं बोला कि यार झूठ बोलना है, कम बताना है, ज्यादा बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि सर जो भी इस रूम में होगा वो दोनों का इंडिविजुअल ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा। सिमिलरली डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, वो पहली कंडीशन क्या लेके आता है सर? ये कंडीशन क्या क्या लेके आता है कि सर नॉन रिएक्टिंग, ये जो होता है ना नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर के लिए होता है, ये वैलिड ही होता है नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर्स के लिए। मतलब दो नॉन रिएक्टिव गैसेस के मिक्सचर के लिए होगा। मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नॉर्मली अपने पास जैसे हीलियम और हाइड्रोजन है, हीलियम और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तो वहां पे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लग जाएगा। जो लोग रिएक्ट कर जाते हैं उनके अंदर नहीं लगाना है। जैसे एक मीथेन है, कंबशन ऑफ मीथेन कर दोगे, नहीं होगा वहां पे। मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस आग लगा देगा, वो कहीं ना कहीं तो काम कर देगा। तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की पहली कंडीशन नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, दोनों गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, सर ये क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दो लोग हैं, अगर दो गैसेस हैं, तो सर ए होगा और बी होगा। एक बार ध्यान से देखना अपने पास, सर ए होगा बी होगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? एन ए। ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ ए हो गया। सर ये बी है तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो गया। थोड़ा ध्यान से देखना, और तुम्हें ना कोई भी चीज रटनी नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो, और अभी का अभी क्वेश्चंस भी करके तुम ही दोगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखो और पढ़ो चीजों को। सर ए के मोल्स एन ए से रिप्रेजेंट किया, बी के मोल्स बी एन बी से रिप्रेजेंट किया, दोनों एक ही रूम में है तो दोनों के लिए टेम्परेचर क्या होगा? टी। और दोनों एक ही रूम में है तो दोनों के लिए वॉल्यूम क्या होगा? वी। यही होगा, दोनों के लिए टेम्परेचर क्या होगा? टी, और दोनों के लिए वॉल्यूम क्या? क्योंकि एक ही रूम में हो तो ऑब्वियस है भाई, ऐसा तो है नहीं कि सर इधर रूम के आते टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी और इधर गर्मी लगेगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों के लिए टेम्परेचर सेम, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम, दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। अब किसने बोला कि सर डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि सर अगर मैं सही से देखूं, पहले मैं ये बना देता हूं फिर स्टेटमेंट भी लिखवा दूंगा, प्लीज देखना अपने पास। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि सर जो इस रूम का टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? सर इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यही डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। कैसे? तो सर नंबर ऑफ पीए कैसे निकालोगे? प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? सर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर टी बाई वी। सर पीबी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर टी बाई वी। यही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर टी बाई वी। अच्छा तो सर ये क्या हो गया? एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी। सर एक मिनट देखना, पी टोटल, सर पी टोटल को अगर मैं सही से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, सर एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी बाई वी।
तो सर टोटल प्रेशर क्या हो गया, दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर का क्या हो गया, सम हो गया। और दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम को ही हम लोग, इसको टोटल प्रेशर इज नथिंग इंडिविजुअल या पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस को अगर सम करते हो, अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल गैसेज के प्रेशर का सम। दिस इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर कोई तुमसे अब बोले तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट इन अ नॉन रिएक्टिंग gaseous mixtures, sir, total pressure of mixture is sum of individual, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं पार्शियल pressure of gases present in mixture। सर ये सीधा सीधा किसके इक्वल हो जाएगा, मिक्सचर के अंदर जो गैसेस होंगे उन सबका इंडिविजुअल या पार्शियल अपने अपना प्रेशर को सम कर दो। अगर 3 गैसेस होते तो पी टोटल किसके इक्वल होता, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के इक्वल होता। अगर 4 गैसेस होते तो सर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 हो जाता। तो सर पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि आपका इंडिविजुअल, अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर आपस में बात नहीं कर रहे तो भैया ये लोग क्या करेंगे, अगर इस रूम का टोटल निकालोगे तो इंडिविजुअली सबको सम कर दो, यही क्या होगा अपने पास, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा। आखिर ये फॉर्मूले में इतना कुछ तो है नहीं सर। अभी तक आप सिंपल सा सोचो ना, अभी तक आपने क्या क्या निकाल दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने क्या क्या निकाल दिया कि सर प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, Na RT बाई वी। सर प्रेशर ऑफ बी क्या होता है, NB RT बाई वी। अब सर यहाँ पे P टोटल निकालना है तो हमने क्या किया सर, आपके पास अभी एक फॉर्मूला निकाला था मैंने, Na अपॉन ये सब चीजें कर दी। अब यहाँ पे एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या आती है, अगर आपको बोला जाए ना PA अपॉन P टोटल का रिलेशन निकालो, तो सर अब देखो आप अगर वैल्यूज पुट करके देखोगे ना, अगर आप वैल्यूज पुट करके देखोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज दिखेगी अपने पास, और इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नथिंग RT बाई वी कैंसिल, क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल्स। और सर टोटल मोल्स इसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलते हैं क्या सर, इसी को क्या बोलते हैं, अपने मोल्स डिवाइडेड बाई सर टोटल मोल्स को ही क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और यहां से एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर। सर देखो ये तीनों फॉर्मूला तो हमें पहले से आता था, अभी एक नया फॉर्मूला निकाल दिया कि अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं तो इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, दैट इज नथिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। मतलब 2 लोग अगर हैं तो सर प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू बी टोटल। किसने बोला नहीं सर प्रेशर ऑफ बी का भी ऐसे ही रिलेशन निकालो भाई, तुम खुद करके देख लोगे, तुम्हें कितना आ जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB आ जाएगा, और ये भी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और अगर मैं इसको भी लिखूंगा तो ये भी क्या आएगा, प्रेशर ऑफ बी इज नथिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू क्या आ जाएगा, पी टोटल। पक्का निकालते रहो, ऐसे भी आप देख लो अपने पास ये 2 फॉर्मूले। इसके लिए हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। अगर 3 लोग होंगे ना गैस में, 3 लोग अगर मिक्सचर होंगे, आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे होंगे, उस कंडीशन में याद रखना एक का प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर बी गैस का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस इनटू पी टोटल, सी का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी गैस इनटू पी टोटल। तीनों लोगों का अपना अपना मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। पक्का। तो इंडिविजुअल प्रेशर इज नथिंग, इंडिविजुअल प्रेशर या तो आप ऐसे निकाल सकते थे या फिर आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो, इससे रिलेट कर सकते हो, नॉन रिएक्टिंग गैसेज होती है। अच्छा एक चीज और बताओ, अब मेरे पास मान लो क्वेश्चन दे दिया गया, इंडिविजुअल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सर इंडिविजुअल ये जो पार्शियल प्रेशर है किस पे डिपेंड कर रहा है, डाल्टन्स लॉ आप उससे डिसाइड कर रहे हो। डाल्टन्स लॉ में ये बताओ, डाल्टन्स लॉ का अगर क्वेश्चन दिया जाए, ये जो इक्वेशन लिखी है कौन सी इक्वेशन से लिखी है, आइडियल गैस इक्वेशन से लिखी है,
पक्का। तो मैं बोल सकता हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन या डाल्टन्स लॉ में जो गैसेस यूज हो रहे हैं वो कौन से गैसेस हैं, आइडियल गैस। पक्का, क्योंकि आइडियल गैस होगा तभी तो ये इक्वेशन फॉलो करेगा। आइडियल गैस नहीं होगा, अभी रियल गैस पढ़ेंगे अगली क्लास से, वो बदमाशी करेगा तो भाई इसको क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। पक्का, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहा है। तो मान लो अगर किसी ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे तो मुझे फॉर्मूला पता चल गया, ये फॉर्मूला है पी टोटल क्या है, एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी। पक्का। अब किसने बोला सर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो, अगर सर ये क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे बताओगे क्या आंसर आएगा। अब देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी साथ साथ प्रैक्टिस करो, पता चला कि भाई साहब इस बार मतलब ठीक है 2 दिन से 3 बार से न्यूमेरिकल या छोटे छोटे थ्योरी पूछ रहा है, इस तरह ही क्वेश्चन पूछ दिया तो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आर एप्लीकेबल टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, सबको आता है। नॉन रिएक्टिंग गैसेस सब आंख बंद करके टिक कर देंगे, लेकिन आइडियल गैस लोग भूल जाते हैं। लोगों को लगता है नहीं नहीं यार आइडियल गैस कैसे होगा, अरे भाई तूने सारा का सारा फॉर्मूला निकाला किसके ऊपर है, सर प्रेशर ऑफ ए एन ए आर टी बाई वी निकाला था ना, तो भैया ये भी होगा, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। अब फिर आता है थर्ड वाले पे, भाई साहब थर्ड क्या होगा, अगर सर याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिक्चर बनाई थी कि सर ए और बी होंगे तो उनका टेम्परेचर क्या रखेंगे सेम, वॉल्यूम क्या रखेंगे सेम, तो सर इन दोनों के केस में इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ वन, ऑल ऑफ दी अबव। रीजन क्यों, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइडियल गैस होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। पक्का। सर खुद से सोचो। अच्छा चलो चलो एक काम करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही गेस कर लिया था कि फोर्थ होगा, और रीजन भी आता था मुझे। चलो ये भी एक चीज चेक कर लेते हैं ना, कौन कौन सोच पा रहा था कौन नहीं सोच पा रहा है। आइडियल गैस क्यों हो रहा है, बिकॉज वो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो कर रहा है। नॉन रिएक्टिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस रिएक्शन करेगा तो फिर आपका मतलब नया चीज बन जाएगी और उससे फिर आप नहीं लगा सकते डाल्टन्स लॉ। पक्का। मेरे पास डाल्टन्स लॉ को अगर मैं सही से समराइज करूं तो मेरे पास डाल्टन्स लॉ की समराइजेशन के लिए सिंपल सी चीजें आ चुकी हैं। प्रेशर ऑफ ए या तो आप ऐसे निकाल सकते, या तो आप ऐसे निकाल सकते, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल भी कर सकते हैं। अगर मैं प्रेशर ऑफ बी के बारे में बात करूंगा, अगर मैं प्रेशर ऑफ बी के बारे में बात करूंगा तो ये क्या होगा, एन बी आर टी बाई वी, और या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा, पी टोटल। किसने बोला नहीं सर पी टोटल बताइए, तो पी टोटल मेरे पास दो ऑप्शन है कि सर एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी कर दूंगा, या फिर इंडिविजुअल प्रेशर को क्या करने वाला हूं, सम करने वाला। पक्का। सोचो कितना सिंपल चीजें हैं, कितनी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं और तुम देखोगे लगातार लाइन से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन, देखो तुम्हें लगेगा अच्छा ये है ये है ये है। सर आपको दोनों से बचना है, क्यों, क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में क्या था, अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, गैसीय स्टेट, तो मेरे पास सिर्फ डाल्टन्स लॉ आया है। जैसे ही इसके बाद वाला चैप्टर आएगा सॉल्यूशन, वहां पे 2-3 लॉज और आ जाएंगे कि सर राउल्ट्स लॉ आ जाएगा, हेनरीज लॉ आ जाएगा, और वहां पे भी सब लोग देखोगे तो थोड़ा एक दूसरे को देख के कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर देते, तो हमें उससे बचना है। कैसे बचना है देखेंगे भी और डिसाइड भी करेंगे। पहले एक चीज देखते हैं, सर ये सब चीजें हो गई मेरे पास। पक्का। तो एक काम करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल्स कितना हो पाता है, और क्वेश्चंस भी देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन देखो अपने पास, 2021 का क्वेश्चन है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, 2021 का क्वेश्चन है। आप सब लोगों से वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सर टोटल प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है एटीएम में, टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है, 4 ग्राम O2 है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 लीटर गैस वॉल्यूम दिया है, और 0 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर दिया गया है। सर दोनों को कैलकुलेट करके आंसर निकाल के देख लीजिए, पी टोटल निकालना है। सर जल्दी जल्दी करो, ये सब क्वेश्चन आया हुआ, सोचो इंस्टेंट का क्वेश्चन है भाई साहब, इससे ज्यादा ताजा ताजा क्वेश्चन क्या ही मिलेगा अपने को। सर नंबर ऑफ मोल्स ए किसका ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का ले लेते हैं। किसी को लगता है सर ए और बी मत लिखो ऐसे कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 ले लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 4 + 32, और ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू सर एटीएम में लेनी है तो 0.0821 ले लेता हूँ, टेम्परेचर 273 लेता हूँ, इंटू 273 लेता हूँ, डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है, 1 ही लीटर है। तो सर ये शुरू हो जाइए, ये कितना हो गया, 1/8 + 1, 1/8 + 1 कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ये कितना हो गया, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं, 1/12 इंटू 273 कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सर ये 3 से 3 टाइम्स हो गया, ये 3 से कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 3 से 9 टाइम्स हो गया, 3 9 जा, और
21 और 819 डिवाइडेड बाई 819 डिवाइड बाई कितना हो गया 32। तो सर अब कैलकुलेट करके देखोगे आसपास 32 से 819 कितना आ जाएगा। अगर आप सही से कैलकुलेट करके देखो तो 819 सर ये 2 टाइम्स होगा 64 होगा। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करके देख लो भाई ये कितना हो रहा है 15 9 कितने से करेंगे 25 के आसपास आ जाएगा अपने पास ना, तो 25 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 25 पॉइंट कितना आ जाएगा 25.18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा देख लो अपने पास। इसका आंसर अब निकालने की कोशिश करूंगा कितना आ जाएगा 25.18 आ जाएगा। तो 18 ATM या जो भी अपने पास निकालना है। कैसे निकाला तो कुछ नहीं सर 1/8 हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों का मिक्सचर है, कन्फाइंड कर रखा है 1 लीटर उसमें। तो सर H2 अब इसमें कोई बोले कि सर H2+O2 रिएक्ट कर जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O2 रिएक्ट नहीं करता, पानी नहीं बनाता। आप ये मत सोचना इसमें पानी बन रहा है, नहीं बनेगा पानी कभी भी। ठीक है, बस आप ये देख लो ऑक्सीजन गैस का कितना हो गया 4/32 और इसका कितना हो गया 2/2। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स R/T डिवाइड बाई R की वैल्यू कल ही हमने पुट किया था कि इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे 1/12। इससे कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी और थोड़ा आसपास का आंसर आ जाएगा, उसी के आसपास आंसर निकाल के बैठ गए, पक्का हो जाएगा 819 अपॉन अगर पूरा ही कैलकुलेट करना है, किसी को लगता है नहीं सर मैं तो पूरा ही कैलकुलेट करूंगा अच्छे से, तो पूरा भी कैलकुलेट करके मैं बता ही देता हूँ यार। किसी को लगे कि हाँ नहीं सर ऐसे नहीं होता, हम लोग सब पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो पूरा कैलकुलेट करोगे 273 0.0821 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 25.21 आ रहा है। तो एग्जैक्टली देखोगे कैलकुलेट करके तो 25.21 आएगा। हम लोग उसी के आसपास, हमारा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। मैं लास्ट क्लास से हमेशा बोलता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में ना तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे मत जाओ कि अरे सर के एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों है, आपका आंसर आ तो रहा है। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। अब एक काम करते हैं 2021 में ये क्वेश्चन आया, 2021 का ये क्वेश्चन है। देखो नीट वाले कैसे कैसे चीजें पूछने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 का क्वेश्चन देखना थोड़ा ध्यान से। 2020 का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सोचो कितना ही मेहनत करी उन लोगों ने, कुछ मेहनत नहीं करी है उन लोगों ने। और 2023 वाला क्वेश्चन पेपर भी ना, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, पहले बता रहा हूँ, पेपर हमेशा इजी रहेगा। बस ट्रिकी क्या रहेगा तो सर आप जिसको छोड़ के जाएंगे ना, जो चीज को आप इजी समझेंगे उसी में वो घुमा फिरा के बात करेगा। 2020 का क्वेश्चन देखो भाई साहब, सीधा सीधा क्या लिखा गया है। क्वेश्चन पूछने का बस तरीका देख लो। क्या बोल रहा है कि सर दोनों को मिलाया 7 ग्राम नाइट्रोजन है 8 ग्राम आर्गन है। सर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना हो गया है 27। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर टोटल पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। या तो हमें क्या पता हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता हो, RT/V करके निकाल सकते हैं। लेकिन सर इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम मिसिंग है, तो ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा। तो मैं क्या यूज करने वाला हूं, मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालूंगा, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको निकाल के दिया गया है 7/28 कितना आ जाएगा 1/4। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ क्या नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन दिया हुआ है, आर्गन 8/40, 8/40 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना है 1/4 प्लस 1/5। सर इसको सम करो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो 27 से, आंसर निकाल के चेक कर लो कितना आ जाएगा। आप खुद समझदार हो, फटाफट करने की कोशिश करो। कितना हो जाएगा 1/4, नीचे कितना आ जाएगा सर ये 20 आ जाएगा, 5 और 4 का LCM, और ऊपर क्या आ जाएगा 9 इंटू क्या हो गया 27। सर कितना हो गया 1/4 20/9 इंटू 27, ये कितना हो गया 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 3 टाइम्स। कितना आंसर आ जाएगा, कितना इंडिविजुअल प्रेशर कितना आएगा 15 बार आ जाएगा। सर नाइट्रोजन का प्रेशर कितना आ गया 15 बार आ गया। अब सोच लो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब आप सोच लो, आप खुद से सिलेक्शन अपना डिसाइड करो। मेरे से कोई बार बार, मैं हमेशा बोलता हूँ और लिख के दे रहा हूँ तुझे कि भाई तेरा सिलेक्शन होगा, बस तुम बस बेसिक्स पे अड़े रहो, चीजों को रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। अब ऐसा नहीं एग्जाम हॉल में बैठ के सोच रहे हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर एग्जाम हॉल में बैठ के सोचने लगे ना, कि एग्जाम हॉल में ये सोच रहे हो कि यार फॉर्मूला कौन सा लगेगा ना, समझ जाओ यार फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्शन इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि यार ऐसा नहीं, आप
मतलब 45 से 45 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, टाइम निकल जाएगा फिर आपका। आपको इतना दिमाग को शार्प कर लेना ना, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी है, क्वेश्चन देखे बिना उसके कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, आप फटाफट अपना आंसर निकालो, बाहर आओ, पक्का हो जाएगा सर। सर अपने पास डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कर सकते हैं हम लोग, श्योर हो? चलो इस बार का क्वेश्चन देखना, 2021 हो गया, 2020 हो गया, दोनों में न्यूमेरिकल्स पूछे थे। 2022 वाला क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सही करेगा। सर हमेशा, कल भी 2022 का क्वेश्चन मैंने पूछा था कौन कौन कितने टाइम में कर रहा है, आज भी पूछ रहा हूँ 2022 का क्वेश्चन कौन कौन मुझे करके दिखाएगा, टाइम के साथ सही आंसर टिक करके बताना है। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, जितना टाइम लगता है, ऑनेस्टली गलत नहीं करना है। जो पढ़ा है अभी अभी के अभी, अगर लगता है तो वीडियो पॉज करके पीछे ही कॉपी रिवाइज कर लो, लेकिन सही क्वेश्चन करना है। क्यों? क्योंकि गलत करोगे ना बेटा पाप लगेगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आते हैं। तुझे प्रूफ ना देख रहे, हर एक चीज का प्रूफ भी दे रहा हूँ, कोई ये भी ना बोले कि सर आप अपनी मर्जी से करा रहे हो क्वेश्चन। भाई तुझे देख ले, पहले अपनी मर्जी तो छोड़ दे, जो एग्जाम में आए वही करा रहा हूँ। किसी को लगता हो न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट आते हैं, देख लो भाई, न्यूमेरिकल के नाम पे क्या आ रहे हैं, बस मल्टीप्लीकेशन एडिशन, बस, पक्का। तो चलो एक काम करते हो, 2022 का क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करके दिखाओ। 2022 वाला क्वेश्चन ये है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको पहले पढ़ लो आराम से, टाइम वीडियो पॉज करो, पढ़ो, और मुझे बस बताओ कि सर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सोच लो कौन सा क्वेश्चन होगा, ये सोचो और फिर बताओ कि सर कौन सा होगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूं किसके कितने सही हो रहे हैं, कौन +4 है, कौन -1 है। सोचना है, फिर आंसर देना है। नॉट करेक्ट है तो नॉट करेक्ट, तो पहला वाला तो, सेकंड ऑप्शन तो दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन भी अभी निकाला है, थर्ड ऑप्शन भी यही निकाला है, तो सेकंड और थर्ड तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, तो सेकंड और थर्ड तो छोड़ देते हैं। अब आते हैं फर्स्ट और फोर्थ में। एग्जाम हॉल में थोड़ी शांति से सुनना है कहानी को। सर पीआई, पीआई मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ आईएथ गैस, कोई भी गैस है आईएथ गैस है, पीआई मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ आईएथ गैस, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल। पी टोटल ऊपर लिखा हुआ है ना, पी इज नथिंग, पी टोटल, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही तो है। सर अपना प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू क्या करेंगे, पी टोटल करेंगे, तो सर ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया, तीनों के तीनों सही है, तो यही गलत है। अब इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। तो सर देखो अपने पास, सर क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल प्रेशर इज नथिंग, सर मोल फ्रैक्शन इनटू, सर मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर स्टेट का प्रेशर। सर ये पता है कौन सी, ये डॉल्टन्स लॉ नहीं है, दिस इज नॉट अ डॉल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ है तुम मुझे बताओगे, किसी को याद आ रहा है? ये कौन सा लॉ है? ये डॉल्टन्स लॉ नहीं है। डॉल्टन्स लॉ में मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल प्रेशर से। डॉल्टन्स लॉ में मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर से। सर यहाँ पे ये लॉ ना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन में एक लॉ है, सॉल्यूशन में एक लॉ है। चलो एक काम करता हूँ, आंसर बता दूं, बता देता हूं, लेकिन चलो मुझे कमेंट बताना किसको किसको याद आ गया था। सॉल्यूशन में एक लॉ है, एक लॉ है हेनरीज लॉ, और दूसरा लॉ है, एक है हेनरीज लॉ और दूसरा लॉ है राउल्ट्स लॉ। ये सर कौन सा है, राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ में ये होता है, हेनरीज लॉ में के एच मल्टीप्लाई होता है, इसमें राउल्ट्स लॉ होता है। ये राउल्ट्स लॉ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि अपने पास प्योर स्टेट में अपने पास उस तरह से चीज़ें दी हुई। राउल्ट्स लॉ में ये सब चीज़ें आती हैं, वेपर फेज में क्या होता है, तो ये चीज़ मेरे पास डॉल्टन्स लॉ में काउंट नहीं होगी। डॉल्टन्स लॉ में कौन होगा, इंडिविजुअल प्रेशर का सम, Na इनटू दिस और दिस इनटू दिस। तो ये पहले तीन मेरे डॉल्टन्स लॉ, लास्ट के तीन डॉल्टन्स लॉ, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉल्टन्स लॉ का नॉट द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पक्का सोच बेटा, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। मेरे पास एक्चुअली रिटन फॉर्म में नहीं मिला, इसलिए मैंने सीधा सीधा पीडीएफ से स्कैन करके दिया है। ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ है, सोच लो। इसलिए बोलता हूं कि यार डिफिकल्ट चीजें नहीं आएंगे, बस आती हुई चीजें डिफिकल्ट बना दी जाएंगी, सो दैट कि आपके साथ क्वेश्चन में मजे लिए जा सके। जिस बच्चे ने किया होगा उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देख ले बेटा, कोई भी क्वेश्चन ना डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी सारा 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 ही सारे कॉन्सेप्ट हम ही लोग आसान करके जाएंगे, पक्का। चलो भाई, तो ये चीजें मेरे पास हो जाएंगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने पास पता चल गया कौन से निकालेंगे कैसे निकालेंगे। तो अब चलो एक काम करो, एक न्यूमेरिकल और करने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल आप करके दिखाओ, ये न्यूमेरिकल मुझे आता नहीं है, आप करके दिखाओगे सब लोग। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लो अगर नीट 2023 में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे अटेम्प्ट करोगे इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया गया तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे अटेम्प्ट होगा।
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाई O2 पूछ रहा है, मतलब प्रेशर ऑफ O2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू क्या करना है, P टोटल। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना होगा? अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो गए अपने पास? 0.5। पी टोटल कितना है? पी टोटल कितना है सर? 1 एटीएम को 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं। तो सर क्या हो जाएगा? तो सर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो गया। और 265 152 mm ऑफ Hg। सर ये देख लो, ये क्वेश्चन करने में इतना ही टाइम लगना चाहिए और इतना ही टाइम आपको भी लगना चाहिए कि सर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है, तो इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 किसके इक्वल होगा? तो सर अपना मोल्स मोल फ्रैक्शन इनटू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू पी टोटल। टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, मैंने इसी के लिए कन्वर्जन पहली क्लास में सिखाई भी थी, दूसरी क्लास में भी रिवाइज करवाया था कि सर प्रेशर का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। प्लीज़ ये कन्वर्जन की प्रैक्टिस जितनी हो सकती है करिए, और सो दैट कि आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाए। पक्का? तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया। इस साल इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन थे और अगले साल भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना? आप उसकी टेंशन मत लो, बस ये देख लो कि हाँ ये सब क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा या नहीं, हो जाएगा। चलो एक काम करो अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, एक अच्छा क्वेश्चन दिया है मैंने, थोड़ा सा अटेम्प्ट करके देखो। लंबी चौड़ी कहानी लिखी गई है, ऐसे लंबी चौड़ी कहानी लिख के ना एग्जाम हॉल में डरा सकता है तुम्हें। तुम्हें डराने के लिए मेरे पास यही सब हथियार है, तुम्हें डराने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख दी मैंने लिख दिया कि भाई ए गैस है, इसको फ्लास्क में रख दिया, प्रेशर कितना है 1 एटीएम। बी गैस को ऐड कर रहे हैं, टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.5 एटीएम। मॉलिक्यूलर मास का रेशियो बताओ क्या होगा? क्या होगा? ए और बी ऑब्वियस है, कोई ये मत सोचना सर आपस में रिएक्ट भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस है। ए और बी रिएक्ट करते तो आपको बताया जाता क्या बना रहे होते। आप सिंपल सा इस क्वेश्चन को देखो ना ध्यान से, तो क्या होगा सर? इंडिविजुअली आपका प्रेशर ऑफ ए गैस कितना है सर? नंबर ऑफ मोल्स RT/V होगा। सर रूम का टेम्परेचर और वॉल्यूम तो सेम ही है ना। एक बात बताओ, प्रेशर ऑफ ए गैस शुरुआत में कितना है? 1 एटीएम है, और ये 1 एटीएम किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसके? सर नंबर ऑफ मोल्स 2 अपॉन मोलर मास ऑफ ए होगा, RT/V। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 एटीएम आ गई। ये एक इक्वेशन आ गया। फिर क्या बोला गया? इफ 3 ग्राम ऑफ अनदर गैस इज एडेड टू द सेम फ्लास्क। सर 3 ग्राम अनदर गैस को ऐड कर दिया, तो अब की बार टोटल प्रेशर कितना हो गया? अगर 3 ग्राम ऐड कर दिया तो इसमें टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? तो सर टोटल प्रेशर फी टोटल कितना है? 0.5। इसका मतलब क्या है कि सर Na प्लस NB RT/V इज इक्वल्स टू 0.5। सर इसके मोल्स कितने होंगे? 2 अपॉन, इसका मास तो उतना ही है, और सर इसके मोल्स कितने होंगे? 3 अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू RT/V इज इक्वल्स टू 0.5। सर 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल हैं, रिलेशन निकाल सकते हो क्या? रिलेशन निकाल सकते हो क्या? मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी का रिलेशन निकाल सकते हो। ए और बी का रेशियो क्या आएगा? जिनको करना है आप रेशियो निकाल के देखो, यहाँ पे रेशियो निकाल के देखो, आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। 2/Ma RT/V इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 2/Ma प्लस 3/MB मोलर मास ऑफ बी इंटू RT/V। और इन सबको अगर मैं सही से करूंगा तो इन सबको देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/0.5। सर ये क्या हो गया 2 हो गया। RT/V कैंसिल आउट हो गया। सर इसको सही से सॉल्व करूंगा तो 2/Ma, नीचे क्या हो जाएगा Ma इंटू, सॉरी नीचे क्या हो जाएगा सर? इसको सही से सॉल्व किया जाए तो चाहे इतना भी क्यों ही करना है, एक सिंपल सा लाइन लिख देता हूँ, 2/Ma, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2/Ma, 2 टाइम्स 2/Ma प्लस 3 टाइम्स MB। सर सॉल्व करने की कोशिश करो, 2/Ma इज इक्वल्स टू 4/Ma प्लस 6/MB। तो मास का रेशियो अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस में आ गया क्या ये? दिस विल बी
अगर मैं इस तरह से ले लूँ, इसको ले लेता हूँ 2 - 4, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। 2 - 4, अच्छा ओके, मैंने प्रेशर ज़्यादा नहीं लिया है। तो टोटल प्रेशर 1.5 होना चाहिए, 0.5 हो गया है शायद ना। यहाँ 1.5 होना चाहिए, प्रेशर बढ़ना चाहिए था, कम हो गया है। ठीक है ना, इसलिए मेरा आंसर गड़बड़ आ रहा है। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 1.5 ले लूँगा तो शायद मेरा आंसर सही आ जाएगा ना। एक काम करो, क्योंकि इसमें ना अपने पास प्रेशर बढ़ना चाहिए था, कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं, गैस ऐड करोगे तो प्रेशर अपने पास, इसको क्या कर लेते हैं 1.5 ले लेते हैं, इसको 1.5 ले लेते हैं, इसको 1.5 ले लेते हैं, तब देखते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। 1.5 लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1/1.5, तो 1/1.5। देखो यार, अब न्यूमेरिकल में शायद वहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, 10, ये क्या हो गया 2/3, तो सर 3 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 ma। अब आ जाएगा, अब देखो अपने पास ये 6/ma हो गया, एंड दिस विल बी 4/ma प्लस 6/mb। तो सर यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो 2/ma इज इक्वल्स टू 6/mb। सर ये कितना हो गया 3 टाइम्स। सर अगर मैं निकालूंगा mb/ma इज इक्वल्स टू 3/1, या फिर अगर मैं निकालूंगा मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। एग्जाम में देख लो a/b का रेशियो पूछा गया है, तो a/b का रेशियो क्या हो जाएगा, अबे क्या हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया, 10 2/ma। इसमें क्या हो रहा है अपने पास, इसमें क्या हो जाएगा 2/ma हो गया, और 2/ma एवेक्यूएटेड हुआ फ्लास्क है, प्रेशर रख दिया 1 atm। ठीक है, RT/V है। अगर मैं टोटल प्रेशर इसमें 1.5 कर देता हूँ तो Na प्लस NB RT/V एडेड टू द सेम फ्लास्क। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसका निकाल रहा है, लेकिन सेम फ्लास्क है तो सिर्फ बी का लेगा क्या, फायदा क्या होगा फिर। चलो एक काम करते हैं, गड़बड़ आ रहा है कुछ ना, इसमें सिंपल सा सेम फ्लास्क है तो प्रेशर बिकम्स 1.5 अगर ले लेते हैं। अगर ऐसा ले रहा है क्या कि सिर्फ बी ले रहा है क्या, ये सिर्फ बी ले रहा है क्या, अच्छा ओके, इंटरप्रिटेशन ऐसा भी लिया गया है क्या, ऐसा भी हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, इसका देखो अब क्वेश्चन में जब नहीं लिखा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आंसर निकालने के लिए दोनों तरीके से, देख बेटा एक चीज सिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तुझे ना एक चीज पता चल गई होगी कि सर फाइट करना है, चाहे जो हो जाए फाइट तो करना ही करना है। ठीक है, अब इसका देख 0.5 एटीएम दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर दोनों का रेशियो लेगा तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या आ जाएगा सर, 1/0.5 कितना हो गया 2 आ गया। व्हाट इज सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिख सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा सर, इसका कितना था अपने पास 2 ग्राम था और उसका 3 ग्राम था ना। चलो ठीक है, 2 ग्राम 2/मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3/मोलर मास ऑफ बी। तो सर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सेम ही रेशियो आ गया। कुछ गड़बड़ है शायद इस क्वेश्चन में ना, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज हमारे पास मोलर मास का रेशियो सेम ही आ रहा है। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं, ज़्यादा बेटर है 1:3 कर लेते हैं इसको ऑप्शन को ना, क्योंकि कुछ गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, वो फ़ायदा नहीं है, 1.5 ले लेते हैं और सेम ही रेशियो रखते हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ आ रहा है इधर, कुछ ना कुछ अपने पास गलती हो रही है। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको अपने पास ये, क्योंकि सेम फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं तो हम यही मान के चलेंगे ऑलरेडी आपका ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो सेम ही आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, या तो चलो ठीक है 1.5 एटीएम लेते हैं। ठीक है ना, अब अपने पास क्योंकि ऑप्शन आ नहीं रहा तो हम लोग के हिसाब से क्या करना है कि हाँ भाई इसी के अंदर हमने ऐड कर दिया है, एडेड टू द सेम क्लास, तो टोटल प्रेशर 1.5 हो जाएगा, 0.5 किसका है बी का है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, मुझे बस क्वेश्चन दिखाना था, ठीक है उसमें कुछ करेक्शन है मैं एक बार चेक कर लूंगा अगली क्लास में, या तुम्हें कुछ पता चल रहा हो सकता है कि यार मैं लगातार देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा, तुम्हें कुछ पता चल रहा हो तो मुझे बता देना, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है ना, मैं भगवान नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, कुछ गलतियां अगर हो रही होंगी, मेरे से कुछ छूट रहा होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें
चलो यार छोड़ो, अभी करेंगे कि फिर फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो, एग्जाम में इसी को अवॉइड करना होता है, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ शुरुआत में कि अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है चुपचाप छोड़ दो, अब अगली क्लास में देख लेंगे। अगर मुझे पता चल गया गलती क्या है, तुम्हें पता चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ओके, चलो भाई। अगर किसने बोला कि सर डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर हो जाता है मेरे पास, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई है, तो आज मेरे पास एक दूसरा टॉपिक लेके मैं फिर से आया हूँ। वो क्या है? तो दैट इज नोन एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। अब ये क्या है और कैसे कैसे काम करता है? सर पहले ना मैं इसको प्लीज अपने पास पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऐसे दोनों का हम रेट एक साथ डिस्कस करते हैं, तो दोनों को लगता है कि दोनों सेम ही चीज है। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों अलग अलग फंडा होता है। हाँ, अलग बात है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन विद टाइम मेजर करते हो तो दोनों सेम ही लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको इस तरह से लिख देते हैं। बट डिफ्यूजन और इफ्यूजन अलग चीजें होती हैं। सर डिफ्यूजन क्या होता है और इफ्यूजन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास। डिफ्यूजन मतलब कुछ नहीं, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस होती है। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। किसी एक्सटर्नल फोर्स के बिना अपने आप ही इंटरमिक्स हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलते हैं। कि सर डिफ्यूजन हो गया, जैसे मान लो ऐसे अपने पास दो कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐसे फ्लास्क रखा, इधर गैस ए है, इधर गैस ए है, इधर गैस बी है। ये सेपरेशन है, जैसे ही मैं हटाऊंगा इस सेपरेशन को, जैसे ही खींच दूंगा ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलते हैं। कि सर ये आपस में मिक्स हो गए तो इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन हो गए। जैसे ही ये सेपरेशन हटेगा, जैसे ही ये सेपरेशन हटेगा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, अगर ये आपस में मिक्स हो गए, इसी इंटरमिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। पक्का। लेकिन इफ्यूजन का मतलब कुछ और होता है। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि सर ये क्या होता है? एस्केप ऑफ या एस्केपिंग ऑफ गैस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटे से होल के थ्रू निकलना। सर डिफ्यूजन और इफ्यूजन में बहुत डिफरेंस है। जैसे इफ्यूजन है ना, तो यहाँ पे क्या है? गैस मान लो ए है, ये गैस ए है। मैं अगर यहाँ पे स्मॉल सा होल बना दूं स्मॉल सा होल बना दूं, तो यहां से जो गैस निकलेगी ना, यहां से जो गैस निकलती है, इस छोटे से होल से जो गैस निकलती है, उसको क्या बोल देंगे? इफ्यूजन बोल देते हैं। डिफ्यूजन इज नथिंग, दो लोगों का मिक्सिंग होना। अगर दो लोग अगर इधर खड़े एक इधर खड़ा है, मैंने जैसे ही बीच से दीवार हटाई, दोनों आपस में मिक्स हो गए, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक साइड गैस रखी हुई है, जैसे मान लो इस रूम में मैंने अगरबत्ती जला दी और मैं दरवाजा खोल दूं, दरवाजा जैसे ही खोलूंगा या हल्का सा भी खुलेगा ना, तो तुम बाहर जाओगे, तुम्हें हल्की हल्की ना पता चल जाएगी, फ्रेग्रेंस मिल जाएगी अगरबत्ती की ना, अगरबत्ती का सुगंध मिल जाएगा आपको बाहर। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके गैस क्या हो रहा है? इफ्यूज हो रहा है। ठीक है। अगर रूम के घर के किसी रूम में आपने अगरबत्ती जलाई और दरवाजा खोल दो, अपने आप ही क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। डिफ्यूजन क्या है कि सर आप दो लोग, दो गैसेस हैं और उनके बीच में जो दीवार है उसको हटा दो, तो वो क्या हो जाएंगे? आपस में जो इंटरमिक्स होंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन बोलते हैं। फंडा दोनों अलग अलग है, लेकिन ये एक लॉ को फॉलो करते हैं। जब डिफ्यूजन होता है या इफ्यूजन होता है, तो कौन सी गैस जल्दी मूव करेगी, कौन सी गैस लेट मूव करेगी, ये जो चीज होती है ये बताता कौन है? ग्राहम्स लॉ। और वो क्या बोलता है? दोनों के लिए एक ही लॉ है। तो ऑब्वियस लोगों को क्या लगता है? दोनों प्रोसेस क्या है? सेम है। दोनों प्रोसेस सेम नहीं है। एक हो गया डिफ्यूजन और एक हो गया इफ्यूजन करना, कि भाई इफ्यूज हो रहा है अपने पास, ठीक है ना। एक छोटे से होल से क्या हो रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इफ्यूजन क्या होता है? एस्केप ऑफ गैस, मतलब इस रूम से एस्केप करना गैस का थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग। डिफ्यूजन का मतलब मिक्सिंग करना अपने पास, इंटर मिक्सिंग ऑफ गैस विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अपने आप ही मिक्स हो जाए उसको। पक्का। अब ये दोनों फंडे होते तो हैं, लेकिन सर इन दोनों फंडों में हमें क्या मिलने वाला है? हमें क्या मिलने वाला है? तो सर हमें देखो क्या मिलेगा। यहां पे आता है ग्राहम्स लॉ, और ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है कि सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, सर याद रखना इस चैप्टर जब से शुरू हुआ है तब से कोई ना कोई चीज कांस्टेंट रखी गई है, याद रखिएगा। कुछ चेंजेस होंगे तो फटाफट उसको नोट करना। सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ
डिफ्यूजन या इफ्यूजन के बारे में बात करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी, देयर डेंसिटी। सर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर मैं रेट के बारे में बात करूं तो इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सर ये डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो सर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एक काम करो, रेट इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट डेंसिटी लगा दो। किसी भी गैस का देखना है तो सर उसकी डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकाल दो। अब रेट जो होता है सर, रेट अगर किसी गैस का लेना है, रेट ऑफ 1 अपॉन रेट ऑफ 2, तो अगर दोनों का रेट डिफ्यूजन का देखना है तो सर अंडर रूट डेंसिटी किसकी लेनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ 2 डेंसिटी ऑफ 1 लेना पड़ेगा, d2/d1 लेना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो। अब लोगों को क्वेश्चन आता है सर गैस की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो गैस की डेंसिटी एक बात बताओ, गैस की हर एक गैस की डेंसिटी कौन निकालता फिरेगा। डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था, पीएम अपॉन आरटी पढ़ा था गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस हमने ये पढ़ा था। थोड़ा देखना ऊपर क्या लिखा है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है, तो सर मैं बोल सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में सर डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर मास होता है। डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, मोलर मास। और यहां से मेरे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, और वही रिलेशन मुझे याद रखनी होती है। सर देखिएगा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, या फिर इसी को मैं लिख दूंगा मोलर मास ऑफ गैस। और सर यहां से ना अब मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। बस ये याद रखना कि सर ये कौन सी चीज है, तो सर यहां पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे ही टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे सब चेंज हो जाएगा भाई साहब। टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है आप मान लोगे कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, मेरे लिए सेम है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो रेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी या फिर अंडर रूट मोलर मास। पक्का। सर कोई पूछे, कोई क्वेश्चन दे दे कि बताओ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू, रेशियो निकाल देता हूं, रेशियो ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस टू ऑक्सीजन गैस, भाई साहब कैसे निकालोगे, कितना होगा। तो कुछ नहीं करना सर, अब इसमें क्या करना है, रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, रेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, सर सीधा सीधा लिख दो मोलर मास ऑफ O2 गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2 गैस। सीधा सीधा, क्यों, क्योंकि सर जब कुछ नहीं लिखा तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या ले लेंगे हम लोग, इक्वल, और टेम्परेचर प्रेशर इक्वल है तो उस कंडीशन में सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा सर, रेट किस पे डिपेंड करेगा, मोलर मास पे डिपेंड करेगा। और मोलर मास में देखना अपने पास सर ऑक्सीजन का कितना होता है 32, हाइड्रोजन का कितना हो गया 16, सर कितना आ जाएगा 4:1। मतलब सर रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स रेट ऑफ ऑक्सीजन। सर हाइड्रोजन 4 गुना तेजी से मूव करेगा, 4 गुना तेजी से फ्यूजन करेगा चाहे डिफ्यूजन करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों को मैं पास पास लाके रख दूं तो हाइड्रोजन गैस 4 गुना तेजी से मूव करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। पक्का। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन जो होता है किसी गैस का वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। डेंसिटी के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलर मास, क्योंकि भाई टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है। यहां से क्या आ गया, रेट का लॉजिक आ गया कि सर रेट होगा। अब लोग क्या बोलते हैं सर रेट होता क्या है, रेट क्या होता है, तो सर रेट ना अपने पास अगर मेरे से कोई पूछेगा तो रेट कैसे कैसे डिफाइन होता है, तो सर रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन कैसे कैसे डिफाइन हो सकता है। सर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन आप कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो सर रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो, आप 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। डिफ्यूजन इफ्यूजन 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मुझे पता करना है कि सर कौन कितना तेजी से मूव कर रहा है, तो मैं कैसे करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये देखूंगा इस रूम से कितने मोल्स उधर से उधर जा रहे हैं, कितने टाइम में इस रूम से मोल्स उधर जा रहे हैं, यही देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेंज इन मोल्स निकाल के डिवाइड बाई टाइम से चेंज कर सकता हूँ। मतलब सर मोल्स ऑफ गैस
डिफ्यूज्ड या इफ्यूज्ड जो भी लेना है, डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ले सकता हूँ। सर ये भी रेट मेजर करने, रेट का मतलब क्या होता है कि सर टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दो। तो रेट मतलब अब मेरी मर्जी है ना सर, मैं गैस का मोल्स निकालना चाहूँ। अब कोई भड़क जाए, नहीं नहीं गैस में तो मोल्स क्या निकालोगे भाई साहब, वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम निकाल दो भाई साहब। रेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन। किसने बोला सर आपने ऐसे निकाल दिया, ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल दिया, रेट अपने पास डेल्टा एन बाई डेल्टा टी कर दिया। सर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूँ। और अगर ज्यादा लगता है गैस के केस में गैस के केस में तो बेटा सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे देखो, मैं या तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में। या फिर किसी ने बोला कि सर अगर कोई गैस इधर रखी है और कोई गैस इधर रखी है तो ये दोनों मूव करेंगे, तेजी से मिलने की कोशिश करेंगे, तो कौन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इस पे भी रेट मेजर किया जा सकता है। अगर मैं किसी टेस्ट ट्यूब में इधर से एक गैस डालता हूँ, इधर से एक गैस डालता हूँ, तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कौन सी गैस तेजी से आ रही है, किधर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो मैं इसको लेके मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और इधर से भी निकाल सकता हूं, दैट इज व्हाट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो सर रेट निकालने के मेरे पास दो तीन तरीके आ गए, रेट निकालने के दो तीन तरीके आ गए, दोनों में से तीनों में से कोई भी जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से निकाल लूंगा। नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, अगर अपने पास वॉल्यूम दिया होगा वॉल्यूम से निकालूंगा, सर डिस्टेंस दिया होगा डिस्टेंस से निकाल लूंगा। मुझे ये पता चल गया कि रेट निकालने का एक तो तरीका हो गया कि सर रेट का ऑर्डर निकाल लूंगा, रेशियो किसका है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। सर थोड़ी देर पहले क्या बता रहे थे कि हाइड्रोजन गैस क्या है, 4 टाइम्स ज्यादा है रेट ऑफ O2। मतलब अब थोड़ा ध्यान से सुनना, रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस ज्यादा है ऑक्सीजन से कितना, 4 टाइम्स। मतलब अगर O2 एक मीटर मूव करेगा, अगर O2 1 मीटर मूव करेगा, डिस्टेंस में बता रहा हूं, अगर O2 1 मीटर मूव करेगा, हाइड्रोजन कितना मूव करेगा भाई साहब, 4 मीटर। कैसे, क्योंकि सर रेट देख लीजिए, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 मीटर मूव करता है तो हाइड्रोजन 4 मीटर मूव करेगा। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल्स जाता है तो हाइड्रोजन के 4 मोल्स चले जाएंगे बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर गैस है। एक टाइप से इमेजिन करो ना, तो क्या बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है कि जो जितना स्मॉलर गैस होगा, जितना लाइटर गैस होगा, वो तेजी से मूव करेगा, वो उतना ही तेजी से क्या होगा, मूव कर रहा होगा। पक्का सर, सिंपल सी चीज है, ये सब छोटी छोटी चीजों को आपको रिलेट करना है। जैसे मान लो किसी ने सिंपल एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो ऐसा करके दे दिया। अब एक सिंपल चीज दे देते हैं, एक बात बताओ, मुझे इधर हाइड्रोजन गैस दे दिया गया और एक बड़ा सा बलून में इधर नाइट्रोजन गैस दे दिया गया। एक दो बलून है, एक अंदर का बलून है, एक बाहर का बलून है, ठीक है। इसके अंदर एक हाइड्रोजन गैस है, पक्का। अब किसी ने बोला कि सर गलती से मैंने यहाँ होल कर दिया, छोटा सा एक छेद कर दिया, छोटा सा छेद किया, तो कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, खुद से गेस करना, खुद से बताओ। रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस और रेट ऑफ नाइट्रोजन गैस का अगर देखोगे तो सर क्या आ जाएगा, 28, इसका मोलर मास 28, इसका मोलर मास 2, ये कितना आ गया सर अपने पास 14, और अंडर रूट 14 इज, सर क्या आ जाएगा, सर अंडर रूट 14 किसके आसपास आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। मतलब सर हाइड्रोजन का रेट क्या है, नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो सर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर की तरफ निकलेगा, तेजी से बाहर की तरफ निकलेगा, नाइट्रोजन गैस क्या होगा बेचारा, उतना अंदर आ नहीं पाएगा। क्या होने वाला है, कंडीशन क्या होगी, इनर बलून क्या होगा, श्रिंक होगा, बाहर वाला बलून क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि सर अंदर वाला बलून में से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस खूब सारा बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस उतना अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो सर ये सब क्वेश्चन समझ जाओ। मैंने क्या बोला, आपको दो बलून्स दिए गए, एक अंदर का बलून है हाइड्रोजन गैस का, बाहर का बलून क्या रख दिया, नाइट्रोजन गैस का। अब सर जैसे ही मैंने छेद किया भीतर वाले इस बलून में, जैसे ही इसमें से होल होगा, हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि उसका मास क्या है, मोलर मास क्या है, बहुत छोटा सा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, अंडर रूट 14 टाइम्स आ रहा है। तो इसीलिए सर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगा और फ्यूजन हाइड्रोजन गैस की ज्यादा जल्दी होगी। तो ये जो अंदर वाला बलून है वो श्रिंक हो जाएगा और बाहर वाला बलून क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अगर उल्टा कर देता मैं, अगर अपोजिट दे देता, अब तुम्हें खुद से बताओ, अगर मैं यहाँ यहाँ क्या रख देता, अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन गैस रख देता और यहाँ नाइट्रोजन गैस रख देता, अगर मैं हाइड्रोजन गैस रखता और यहाँ नाइट्रोजन गैस रखता, अब ये छेद करता, तो सर अब क्या होता, हाइड्रोजन गैस तेजी से अंदर आता इसके अंदर, और अंदर का बलून क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, बाहर का बलून क्या हो जाता, छोटा हो जाता। पक्का सर अपने पास यही सेम कॉन्सेप्ट।
क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन, कि सर अगर आपका मास कम है तो आप तेजी से मूव करते हैं, मास कम है कोई भी गैस का तो वो तेजी से मूव करेगा, अगर मास ज्यादा है तो वो थोड़ा स्लोली स्लोली मूव करेगा। ऑब्वियस है जो लाइटर गैस है वो तेजी से मूव करेगा, जल्दी से जल्दी आपके घर में घुस जाएगा, पूरी जगह ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, आप जब तक उसके घर में जाने की कोशिश करेंगे तब तक वो आ चुका होगा अंदर, पक्का। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। अब सर क्या होता है कि रेट तो हमें ये पता चल गया कि रेट क्या होता है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रेट जो होती है, अगर मैं बात करूं तो सर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सर हमने क्या पढ़ लिया कि सर रेट जो होगा, अगर रेट के बारे में बात करूं, रेट अगर 1/2 के बारे में बात करूं, रेट 1/2 के बारे में बात करूं, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम V1/T1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम V2/T2। सर इसका टाइम T1 में कितना वॉल्यूम फ्यूज हुआ, इसका टाइम कितने में हुआ, सर नंबर ऑफ मोल्स N1/T1 इज इक्वल्स टू N2/T2, ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि रेट आपने 3 तरीके से लिखना सिखाया है सर, तो मैं तीनों तरीके से लिख सकता हूँ कि सर कितने टाइम में कितना वॉल्यूम पहले वाले का गया, दूसरे वाले का कितना गया। या फिर सर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ गैस 1 भी लिख सकता हूँ, और इसको इक्वेट करना चाहूं तो मोलर मास ऑफ 2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ 1 भी लिख सकता हूं। एग्जाम हॉल में बेटा इसी के ऊपर सबके न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको या तो रेट दिया होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन पूछेगा या वॉल्यूम का रिलेशन पूछेगा या टाइम का रिलेशन पूछेगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं होंगे। बस ये सिंपल फॉर्मूला, या तो ये दिया होगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम दिया होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम दिया होगा, इसका आपस में रिलेशन निकाल के क्वेश्चन करते रहो। अभी करेंगे भी, थोड़ा वेट करो, ये भी मत सोचो कि अरे सर नहीं करवा रहे क्वेश्चन, मैं बस बता रहा हूं तुम्हें कि एग्जाम हॉल में क्या करना है, रेट का जो बेसिक डेफिनेशन है, रेट के बेसिक डेफिनेशन को ग्राहम्स लॉ के साथ क्या करना है, मिक्स करना है, सो दैट कि आपका क्वेश्चन फास्ट हो पाए। अब किसी इसमें भी देखो कुछ लोग होते हैं ना कि यार सर आप दिमाग लगा दें कि सर आप तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लेके चल रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लेके चल रहे हो, अगर किसी ने बंदे ने बदमाशी कर दी तो, सिर्फ ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ तो, सर टेम्परेचर सिर्फ कांस्टेंट हुआ, नंबर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ सिर्फ और सिर्फ, प्रेशर क्या हुआ अपने पास फ्लक्चुएट कर गया, तो रेट अब किस पर डिपेंड करेगा, तो सर रेट अभी भी वही काम कर रहा है, लेकिन बस एक ही काम करना है, देखना ध्यान से, अब जो रेट होगा ना वो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर किसके हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√m, मतलब अब अपने पास R1/R2 करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू P1/P2 √M2/M1 हो जाएगा। देख लो सर, अगर अब रेट का निकालोगे तो रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा और मोलर मास पे भी डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, किसने बदमाशी करी, बोला कि नहीं सर टेम्परेचर ही कांस्टेंट करूंगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं करूंगा, प्रेशर फ्लक्चुएट कराऊंगा, तो कुछ नहीं, R1/R2 इज नथिंग, P1/P2 √M2/M1 कर दो, हो गया आंसर, निकालते रहो, पक्का। किसने बोला नहीं सर, अब किसने और बदमाशी करी, उसने बोला सर एक बात बताओ, जब आप इतना कर ही चुके हो तो ये एक बात और बताओ, एक बात और बताओ कि सर अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली कांस्टेंट प्रेशर दे दिया तो, अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर दे दिया तो, सर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर होगा ना तो रेट पता है किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर अपॉन मोलर मास या फिर डेंसिटी, मोलर मास या फिर डेंसिटी, यहाँ मोलर मास या फिर डेंसिटी, ऐसे डेंसिटी सीधा सीधा मोलर मास ही आएगा। मतलब सर रेट अगर टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करने लगा तो R1/R2 इज नथिंग, सर अपने पास क्या लेना पड़ेगा, अपने पास क्या लेना पड़ेगा सर, इसका फॉर्मूला ऐसे लेना पड़ेगा सर, √T1/T2 इंटू M2/M1, सर ये फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। लेकिन ये बहुत रेयर केस है भाई कि नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर दोनों, क्योंकि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अपने पास जब भी बात की जाती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात की जाती है, दोनों कांस्टेंट होते हैं। लेकिन हाँ एग्जाम हॉल में यार कोई भरोसा नहीं, किसी ने दिमाग में आ गया वो बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब, अब किसी दिमाग में ये भी आता है सर √टेम्परेचर ले लिया, यहाँ प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया, रीजन है भाई साहब
तुम खुद जानते हो कोई भी गैस कब इफ्यूज करती है, लो प्रेशर या हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तेजी से मूव करेगी, तो इसीलिए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, टेम्परेचर के अंडर रूट में आ रही होगी, पक्का। अच्छा अब देखो बदमाशी जो होती है ना, कोई आदमी अब सोच ले कि सर मुझे खूब सारे क्वेश्चंस कराने हैं, अब मुझे अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तुम खुद भी करोगे, फॉर्मूला फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे आऊंगा, लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं सर एक काम करो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज कर गया, तो सर अगर किसने बोल दिया कि सर नंबर ऑफ मोल्स भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो सर रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, अगर नंबर ऑफ मोल्स भी फ्लक्चुएट कर रहा है कि सर नंबर ऑफ मोल्स भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अंडर रूट मोलर मास हो जाएगा। मतलब कि सर R1/R2 नंबर ऑफ मोल्स का N1/N2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा M2/M1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा होगा। सर सारे फॉर्मूले जितने भी हो सकते हैं ना रेट ऑफ डिफ्यूजन के, वो सारे मैंने एक साथ बता दिए आपको। नॉर्मल केस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सर सारे न्यूमेरिकल्स आप इस पे करोगे ऊपर वाले पे, लेकिन हाँ मैंने ये कंडीशन ही बता दी, ये कंडीशन ही बता दी। बोलते हैं ना कि यार सबसे बेकार दिन के क्वेश्चन अगर आएंगे तो हो सकता है प्रेशर को ही फ्लक्चुएट करा दे, हो सकता है टेम्परेचर को ही फ्लक्चुएट करा दे, किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरा फ्लक्चुएट करेगा, तो तब भी मेरा स्टूडेंट क्या करना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसके पीछे का लॉजिक अब ज्यादा लगेगा कि हाँ सर कैसे करो, छोड़ दे सिंपल सा प्रेशर के। कोई बोले सर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों आ गया, भाई एक बात बता, नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो अभी प्रेशर वाला जो कंडीशन है वही किसका होगा, नंबर ऑफ मोल्स का भी होगा ना। क्यों, क्योंकि सर जितना प्रेशर हाई होगा मतलब उतना नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियस है उसी हिसाब से हमने एक इक्वेशन डिराइव कर लिए, सारे फॉर्मूलाज एक साथ कर लिए। सर रेट का हमें पता चल गया, अब रेट को देखने का तरीका और उसके क्वेश्चंस करते हैं, और कल की क्लास में तो और भी इंटरेस्टिंग सी चीजें हम लोग करने वाले हैं। कल तो मतलब अब तुम अगर थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करके आओगे तो कल की शुरुआत के क्वेश्चन में एक साइड से लाफिंग गैस, एक साइड से टीयर गैस, एक साइड से कुछ भी, उस साइड से कुछ भी, सब कुछ करके दिखाएंगे तुम्हें, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। आज एक काम करना है, फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत सारे, डॉल्टन्स लॉ है, ये लॉ है, ये अपने पास ग्राहम्स लॉ है, सबके फॉर्मूलाज और कंडीशन को याद रखना है, ठीक है ना। कौन कहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन कहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी के, मोलर मास के, किसके किस तरह से प्रोपोर्शनल, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, पक्का हो जाएंगी सर। अब देखो मुझे किसने बोला कि सर एक काम करते हैं, मुझे क्वेश्चंस बताओ, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। मुझे किसने बोला सर आज छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, कल एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दो चार मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली एग्जाम में आ सकते हैं। सर इनमें से किसका पेयर डिफ्यूजेज एट द सेम रेट, रेट दोनों का सेम कब होगा, सर रेट सेम कब होगा, रेट किस पे डिपेंड करता है, सर रेट ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है, सर 1 अपॉन डेंसिटी से या फिर 1 अपॉन अंडर रूट मोलर मास से। तो सर दो लोगों का रेट ऑफ डिफ्यूजन कब इक्वल होगा, जब दोनों के बीच का मोलर मास क्या होगा, इक्वल होगा। सर देखो अपने पास कौन सी कंडीशन में इक्वल हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही, ये कंडीशन 44 और ये कितना हो गया 44, और NO का मास कितना हो जाएगा, सर NO का मास कितना होगा 14 और 16 30, तो ये भी नहीं होने वाला है। सर CO2 और CO ये भी नहीं होने वाला है। CO2 और N2 वो देख लो अपने पास, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन 44 हो गया। सर ये देख लो नाइट्रोजन 28 + 16, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट वन। क्यों, क्योंकि जिसका मोलर मास इक्वल है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन क्या होगा, सेम होगा। सर रेट ऑफ डिफ्यूजन नॉर्मल केस में किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलर मास पे। अगर मोलर मास सेम है तो फिर भैया रेट क्या होगा आपका, सेम होगा। अब ये मत बोला सर यहाँ कहाँ लिखा है टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, भाई नॉर्मल कंडीशन जब भी दी जाएगी तो आप हमेशा मान के चलोगे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, नॉर्मल कंडीशन। सर आपको जो मैंने कराया ना वो एक्स्ट्रा बता दिया है, ताकि कहीं पे कोई क्वेश्चन दे तो आप डरो मत, आपको पता रहे कि मेरे सर ने बता रखा है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, मैं कभी भी यूज कर सकता हूं। मैंने इसलिए वो जानबूझ के फॉर्मूलाज दे दिए, अदरवाइज नॉर्मल केस में टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पक्का। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है पिक्चर ब्लर आ गई हो, लेकिन हाँ एक सिंपल सा, इधर से अमोनिया गैस छोड़ रहे हैं, इधर से HCl गैस छोड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अमोनिया गैस और HCl गैस, रेट ऑफ अमोनिया गैस और HCl गैस निकालनी है, क्या हो जाएगा सर। HCl गैस का मास कितना होता है 36.5, इसका कितना होता है 17। सर इसको करेंगे अपने पास अंडर रूट 36.5 अपॉन 17 करेंगे 1.4 समथिंग आएगा।
मुझे उसकी भी जरूरत नहीं। तुमसे तुमसे क्या बोला गया कि सर ये दोनों को एक साथ ओपन करेंगे, बोल रहा है NH4Cl कहाँ बनेगा, ए पे बनेगा, बी पे बनेगा, सी पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा। तो सर ये चीज कैसे बताऊंगा मैं, NH4Cl कहाँ बनेगा। सर एक काम बताओ, NH3 गैस कितना है उसका मास 17, इसका मास कितना है 36.5। हमने क्या पढ़ लिया है अभी तक कि सर जो हेवियर गैस है वो थोड़ा स्लोली मूव करता है, लाइटर गैस क्या होगा, फास्ट मूव करेगा। तो सर अमोनिया गैस जल्दी जल्दी किधर आएगा, इस साइड आएगा। जब तक HCl गैस आगे जाएगा तब तक सर अमोनिया गैस कहाँ आ जाएगा, आगे, मिड पॉइंट को पार कर चुका होगा। तो सर मिड पॉइंट को पार कर चुका होगा तो कहाँ पे बनेगा, तो सर कहाँ पे बनेगा, तो सर किस कंडीशन पे बन रहा होगा, सर यहाँ पे सीधा सीधा बिना किसी न्यूमेरिकल के आप बोल सकते हो कि कहां बन रहा होगा, सी पे बन रहा होगा। अगर दोनों साइड से गैस छोड़े गए तो अमोनिया गैस स्लोली अपने, सॉरी अमोनिया गैस तेजी से मूव करेगा एज कंपेयर टू HCl। तो अपने पास किधर की तरफ मूव, किधर NH4Cl बनेगा। HCl जब तक आराम 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 से आ रहा है तब तक अमोनिया गैस आएगा, दोनों मिलेंगे, NH3 प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl। पहला व्हाइट फ्यूम्स कहाँ बन जाएगा, सर वो व्हाइट फ्यूम्स सी पे बन जाएगा। तो पहला व्हाइट फ्यूम्स कहाँ बन जाएगा, सी पे बन जाएगा, पक्का। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस देख लो अपने पास, क्वेश्चंस देख लो। अब बहुत ज्यादा एक्चुअली ये पिक्चर कहीं से क्रॉप करके लेके आया तो इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट ठीक है, आप समझने पे फोकस करो। डिस्टेंस अभी निकालेंगे, तुम्हारे सामने ही निकालेंगे, लेकिन हाँ पहले ये सोच लो कि हाँ सर ये चीजें समझ में आ रही हैं। सर अमोनिया गैस तेजी से इधर आएगा, HCl गैस आराम आराम से आएगा, उसका रेशियो देखोगे पता चल जाएगा। मोलर मास का भी देख लो, मोलर मास अमोनिया गैस का छोटा है इसलिए वो तेजी से मूव करेगा, पक्का हो जाएगा सर। नेक्स्ट देखना अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुझे किसने बोला सर ये क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन गैस का किसी गैस के ट्वाइस है, बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। बेटा ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना चाहते हो क्या, सब लोग ट्राई करके देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो और मुझे बताओ कि सर ये क्वेश्चन हो सकता है क्या, मुझे ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ क्या। ये क्वेश्चन देखना अपने पास कि सर रेट ऑफ मीथेन गैस इज 2 टाइम्स रेट ऑफ गैस एक्स, एक्स गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऐसा है। इसका मतलब क्या हो सकता है सर, मैं लिख सकता हूं मोलर मास ऑफ गैस एक्स इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ CH4 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सर यही आपने बोला है क्वेश्चन में। तो एक काम करो, अंडर रूट हटाओ तो इधर क्या हो जाएगा 4, मोलर मास ऑफ एक्स डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CH4 कितना हो गया 16। तो मोलर मास ऑफ एक्स कितना आ गया 16 इंटू 4 कितना आ गया 64 ग्राम आ गया। तो सर मोलर मास कितना होगा गैस का 64 ग्राम हो गया। कैसे निकाला, तो सर रेट जो होता है, रेट आप देख लो, डिफ्यूजन CH4 का ट्वाइस दिया गया एज कंपेयर टू एक्स, मतलब कि सर ये 2 टाइम्स है। और रेट किस पे डिपेंड करता है, अंडर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। हमारे पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा, पक्का आंसर निकाल लोगे, श्योर हो। नेक्स्ट देखो अपने पास, अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ध्यान से, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन दिया गया है सर, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड SO2 एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। बताओगे रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन का आंसर निकाल के देख लो। ये अंडर रूट 11 है, 11 1/2 लिखा हुआ है, 11 1/2 लिखा हुआ है, तो मतलब अंडर रूट 11 दिया गया है। क्या होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका CO2, रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2 क्या होगा सर, मोलर मास ऑफ SO2, मोलर मास ऑफ SO2, मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ SO2 कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 44, करना शुरू करो। ये कितना होगा 11, ये कितना होगा सर 16, अंडर रूट 16/11, 4/√11। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, 4/√11, उसके हिसाब से निकाल लो, पक्का। सर देख लो, रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन, डिफ्यूजन का क्वेश्चन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और कैसे निकालेंगे आप सब लोग कर सकते हो, पक्का हो जाएगा। चल भाई अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन दी अपने पास थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ, अगली बार से मैं ट्राई करता हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा ये मैं भी थोड़ा तबीयत सही नहीं, इसलिए मैं साथ में बैठ नहीं पा रहा हूँ टाइपिंग वाले के, बट चलो कोई बात नहीं। रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 O2 एंड CH4। सर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2
सर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, सर ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट इसका क्या हो जाएगा 1/, ये किसके इक्वल हो जाएगा 64, ये वाला किसके इक्वल होगा 1/, सर ये कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 1/16, यही होगा पक्का। तो अब सर देखना शुरू कर दो, दोनों के रेशियो में अपने पास कैसे कैसे निकाल सकते हो। अब सबसे बड़ा नंबर देख लो, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिए। ठीक है सर, सबसे बड़ा नंबर उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं √64 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं, √64 से सबको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं, तो कितना आना शुरू हो जाएगा, तुम खुद से सोच लो अपने पास कितना आना शुरू हो जाएगा। √64 ये कितना आ जाएगा 1, √64 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 64/64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 64/32। आज ही सिखाया है कि जब भी कोई रेशियो लेने को बोले तो ऐसे कर दिया करो। तो कितना हो जाएगा सर, ये वाला कितना हो जाएगा 1, 1 का रेशियो √1 1 हो गया। ये कितना हो जाएगा √2, और ये कितना हो जाएगा 4, तो √2। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 √2:2 रेशियो। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बस निकालते रहो। रेट जब भी बोला जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मोलर मास, और उसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहे होंगे पक्का। तो थोड़ा सा खतरनाक, एक तो ये इजी इजी क्वेश्चन उस टाइम से इजी इजी कर रहे, अब एक काम करते थोड़े खतरनाक क्वेश्चन करते, थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, सो दैट ना कि आपको भी लगे कि अरे यार कुछ तो टीचर ने कराया है। तो एक काम करते हैं, एक खतरनाक सा क्वेश्चन देखते हैं, और देखते इतना बड़ा क्वेश्चन देखो कैसा देख के लग रहा है। एक इफ्यूजन एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक इफ्यूजन एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 40 सेकेंड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस ऑफ अननोन मोलर मास, बाप रे, थ्रू अ स्मॉल ओरिफिस इनटू अ वैक्यूम। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि सर एक गैस का इफ्यूजन हो रहा है 40 सेकेंड में, कुछ मोल्स हो जा रहे हैं उसके बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ना, अंडर द सेम कंडीशन 16 सेकेंड वाज रिक्वायर्ड फॉर द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 टू इफ्यूज, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। भाई साहब इतने बड़े क्वेश्चन का ना कोई लॉजिक नहीं बनता। आप सिंपल सा एक कहानी को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, एक बार ना मैं हट जाता हूँ, आप सिंपल सा सोच लो पहले, आप एक बार लिख के पढ़ के देख लो कि एग्जाम हॉल में क्या। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा क्या बोल रहा है, दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है O2 गैस का और जो भी अननोन गैस है नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम हो रहे। तो मुझे बताओगे एक बार, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ये भी तो जानता हूं कि सर रेट ऑफ, अगर मेरे से कोई गैस पूछ रहा है, गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2 गैस पूछ रहा है, तो सर इसको मैं लिख सकता हूं मोलर मास ऑफ O2 गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस। और इसी रेट को अगर मैं लिखना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में मेरे से कोई बोलेगा तो सर इसका टाइम T1 और इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस इसका टाइम T2 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। क्योंकि रेट का मीनिंग तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि सर वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, और वो डिस्टेंस ट्रैवल के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है ना। देख लो सर, कुछ नहीं, एग्जाम हॉल में बस इसी को सॉल्व करना है। आपको भी पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है O2 का, और इसका क्या है इक्वल है, तो सर इसको एक्सप्रेशन निकालेंगे, T2 बाई क्या आ गया T1 आ गया, T2 बाई T1 आ गया, हो गया। क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या बोल रहा है, सेम है, मोल्स ऑफ गैस निकल रहा है, मतलब गैस का और O2 का नंबर ऑफ मोल्स सेम है, कैंसिल आउट कर दो। अब मुझे बताओगे क्या आ गया कि सर अंडर रूट m ऑफ O2 अपॉन m ऑफ गैस इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास T2 बाई T2, मतलब कि सर किसका है O2 गैस है ना, O2 गैस, और यहाँ गैस का कर लेते हैं तो O2 गैस टाइम पीरियड ऑफ O2 गैस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ गैस जो भी अननोन गैस है। तो सर टाइम पीरियड ऑफ O2 गैस डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ, सर देखो अब बताओ, एक काम करते, टाइम पीरियड ऑफ O2 गैस कितना दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ O2 गैस कहानी में कितना दिया है 16 सेकंड, उस गैस का कितना दिया है 40 सेकंड, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 16, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40। सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, या चलो एक काम करते हैं, ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट कर देते हैं ना, तो ये 32 हो गया, मोलर मास ऑफ गैस हो गया, एंड दैट इज, इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 16 अपॉन 40 इंटू 40। सर मोलर मास ऑफ गैस यहाँ से कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस कितना आ जाएगा 32 इंटू 40 इंटू 40 अपॉन 16 इंटू 16। सर ये 16 से कितना हो गया 2 टाइम्स, 2 से कितना हो गया 8 टाइम्स, 8 से कितना हो गया 5 टाइम्स, कितना मोलर मास ऑफ गैस आ गया 200 ग्राम। सोच लो,
इतना बड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के नाम पे इतना छोटा सा कैलकुलेशन। बस ट्रिक क्या है कि सर इतने बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है। ट्रिक ये है कि आपको सर कभी भी जिंदगी में कोई क्वेश्चन दिया जाए, आप दो तीन चीजों को इक्वल कर लो। रेट की वैल्यू आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो, मोलर मास के टर्म्स में तो आपको लिखना आता ही है, लेकिन ये चीज आप लिख लोगे आपका काम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाई टाइम। नंबर, अगर वॉल्यूम दिया होता तो वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम कर लेता। बस आपको ये डरना नहीं है। इतने बड़े क्वेश्चन का भी आंसर आप विद इन सेकंड निकाल सकते हो बिना कुछ ज्यादा इधर उधर किए हुए। सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में कितना डर लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन करने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा अपने को, सिंपल सिंपल सा निकालते रहना है, पक्का हो जाएगा सर। ये सर छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास। और इस क्वेश्चन को भी, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के ऐसे डरना मत, सिंपल सा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जानबूझ के मैंने डाले रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन के, कल इसके ऊपर जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है वो भी लेके आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज के लिए बस इतना जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बोल रहा है इफ्यूजन कितना होगा, पढ़ के देखो, एक सिंपल सी चीज पहले पढ़ के देखो इसको कि सर गिवन कंटेनर है, पोर है, डेफिनेट साइज का, ए का मोलर मास इतना दिया है, फाइनल प्रेशर बिकम्स 10 atm। सर प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर रहा है, अच्छा यहाँ पे प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर रहा है। सर 50 मिनट में 10 ग्राम ए डिफ्यूज हो गया, ठीक है, मतलब डिफ्यूजन का मास दिया हुआ है, ठीक है। और नाउ द कंटेनर वाज कंप्लीटली वेकेटेड फिल्ड विथ। एक बात बताना सर, रेट अपने पास थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि P बाई अंडर रूट एम होता है, ठीक है, P बाई अंडर रूट एम होता है। तो सर अगर मैं रेट ऑफ ए के बारे में बात करूंगा डिवाइड बाय रेट ऑफ बी के बारे में बात करूंगा, तो मेरे साथ साथ बताना, ऐसे लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ बी अंडर रूट मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए लिख सकता हूँ। ये सर अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर रहा है। पहले वाले का प्रेशर कितना दिया है 10 atm, बाद वाले का प्रेशर कितना दिया है 20 atm, इसलिए मुझे इस तरह से फ्लक्चुएशन करनी पड़ रही है, पक्का। और दूसरी चीज, रेट को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना सर, गिवन मास ऑफ गिवन मोल्स ऑफ दिस डिवाइड बाई एन बी बाई टी बी। बस सर इसी को यूज करके मेरा आंसर आ जाएगा। सर रेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और रेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इफ्यूज्ड बाई टाइम ऑफ ए इफ्यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इफ्यूज्ड डिवाइड बाई टाइम ऑफ बी डिफ्यूज्ड। सर अब उसके हिसाब से आंसर पुट करते जाओ। प्रेशर ए का कितना है अपने पास, प्रेशर ए का कितना है, तो सर ए का प्रेशर है 10, इसका प्रेशर कितना है 20, पुट करो। मोलर मास ऑफ बी कितना है, सर बी का है 100 और इसका कितना है 81, ठीक है, ये पुट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, कितना ग्राम डिफ्यूज हो रहा है 10 ग्राम, तो 10 बाई मोलर मास दिया है 81, और उसका कितना हो जाएगा, ठीक है, पुट करते हैं ना अपने पास, इसको निकालते हैं। सर 10 डिवाइड बाई 20 था, अंडर रूट कितना था एम बी बाई एम में था ना, तो वैल्यूज पुट कर, जो लोग कर सकते हैं फटाफट करने की कोशिश करो। एम बी बाई कितना हो गया, एम बी हो गया डिवाइड बाई 81 हो गया, और इधर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 10 बाई 81 डिवाइडेड बाई 50 मिनट है ना, शायद 50 मिनट है, ओके। ये पूरा का पूरा ए हो गया, ये ए हो गया, और डिवाइडेड बाई इसका कितना हो रहा है, इसका हो रहा है तुम्हारा 75 मिनट में निकालना है कितने ग्राम बी के डिफ्यूज होंगे, तो अच्छा इसके बी के ग्राम ही निकालने हैं, तो सर एक्स बाई 100 डिवाइडेड बाई 75, यही है शायद। बस अब यहां से निकालते रहो। सर सीधी सीधी बात है, ये 10 बाई 20 हो गया, अंडर रूट 100 को क्या लिखोगे 10, और ये क्या हो गया 9। सर ये देख लो इसको, 10 बाई 81 है इंटू 1 बाई क्या है 50 है, सर ये क्या है x बाई 100 है इंटू 1 बाई क्या है 75 है। सॉल्व करना शुरू करोगे आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये कितना हो गया सर 100 बाई 1800 हो गया, एंड दैट विल बी, इधर लेके आए, या इसको रहने दो यार, ऐसे ही रहने दो अभी, 100/20 इंटू 9 रहने देते हैं, और ये कितना हो गया 10/81 इंटू 50, और ये ऊपर चला गया तो 100 इंटू 75 अपॉन क्या हो गया x, अपॉन क्या हो गया x। तो बस कर लो यार, अब तो हो गया अपना काम। अब x की वैल्यू निकालनी है, करना शुरू करो। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 9 से ये कितना हो गया 9 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू इधर से उधर उठा के ले आओ, 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9 इंटू 5, तो x की वैल्यू हो गई
1500 अपॉन 45, तो 1500 अपॉन 45 कितना हो जाएगा, 15 थ्रीजा और ये 15, सर 100/3। सर देख लो आंसर कितना आ जाएगा, 100/3। बस जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि बस हाँ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चौड़ी है, और कुछ भी नहीं है इसमें कि ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ करना है आपको। सर प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है तो प्रेशर का भी फॉर्मूला लेना था, और कुछ भी नहीं, एक लाइन का फॉर्मूला है। एग्जाम हॉल में ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर टाइम, और उससे फिर मेरा आंसर आ रहा होगा। पक्का? तो सर ऐसा काम करते हैं, अब ऐसा एक काम कर लेते हैं कि अब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होंगे ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस से दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस से दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन रहता है, मैं अगली क्लास में उसको आपको करा दूंगा, ठीक है ना। डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी मैं अगली क्लास में करा दूंगा। अभी एक काम कीजिए, आज जो क्वेश्चंस अभी लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए उसको दोबारा तिबारा आप कीजिए, सो दैट कि आप उस फॉर्मूला को, मतलब होता है ना कि फॉर्मूला करने के लिए हैबिचुअल हो जाए, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ ग्राहम्स रेट ऑफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन हमारा खत्म हो चुका है। हमारे पास डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो चुका है, और हमने नीट 2022 के क्वेश्चंस भी कर लिए, 2021 के भी कर लिए, 2020 के भी कर लिए। तो अब एक काम करते हैं, मेरे पास सारी चीज़ें, मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो खत्म हो रहे हैं। अब थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा अगली क्लास से, लाइक केटीजी आ रहा है, उस तरह थ्योरी थ्योरी थोड़ी चीज़ें आएंगी, तो उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन प्लीज ट्राई करना, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, एक दो और न्यूमेरिकल्स हैं वो कल की क्लास में मैं ऐड कर लूंगा। एक दो पेलोड वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो भी मैं ऐड करूंगा। पेलोड का क्वेश्चन ऐसे फिजिक्स में भी आता है, बट मैं फिर भी एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दिया है तो मैं इसलिए उसको ऐड करूंगा, कि वो भी ऐड होगा कि पेलोड क्या होता है, कैसे डिफाइंड होता है, वो सारी चीज़ों की टेंशन, न्यूमेरिकल्स की टेंशन आप मत लो। आप बस, मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप फोकस करो। आपको क्वेश्चंस डेली डीपीपीज मिलते हैं, आप डेली करा करो। डेली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप डेली करा करो। मेरे अलावा, उसके अलावा आपको एक सेकंड नहीं सोचना है कि सर मुझे न्यूमेरिकल्स कहाँ से क्या करना है। भाई जितना कराया जा रहा है आप उसमें कर लो, और उससे बड़े बड़े क्वेश्चन, भाई साहब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको नहीं दिख सकते थे, तो आप आसानी से कर सकते हो। पक्का? तो सब लोग ट्राई करो कि अगली क्लास में ये दोनों लॉज प्लस आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि जो चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अब फिनिश होने पे आ चुका है, वो अब फिनिश हो जाएगा। अगली क्लास में केटीजी और रियल गैस एनालिसिस ये सब आ जाएंगी, तो वहाँ न्यूमेरिकल नहीं आता, वहाँ पे बस थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू, लिक्विफिकेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जितना न्यूमेरिकल हमने किया है, आज तक जितने टॉपिक्स अभी इस चैप्टर के किए हैं, वो मजबूत कीजिए। ट्राई कीजिए कि सर अगर गैप मिलता है तो उसमें पढ़ाई करके, उसके नोट्स बना के, उसकी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, ख़त्म कीजिए। पक्का? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थ्योरेटिकल चीज़ों के साथ और इन सब के ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।